हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जी पढ़ाइयाँ बहुत बढ़िया चल रही होंगी। मिशन जून 21 अब नज़दीक आता जा रहा है। हाँ, उस मिशन में थोड़ा सा फिर स्ट्रेसफुल टाइम आ गया है जो कोविड ने दोबारा बाउंस बैक किया है। तो भगवान से दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आपके परिवार में सब ठीक होंगे, और अगर कोई मुश्किल आई भी है तो उसको बहुत अच्छी तरह से कॉप अप कर रहे होंगे। तो अब ये तो एक तरह का पार्ट ऑफ लाइफ है। अब इस टाइम को तो जैसे भी हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है। तो भगवान से यही दुआ है कि सब अच्छे रहें और विनर होके निकलें। अब हमारे को सेकंड विनिंग चाहिए जून 21 का एग्ज़ाम। तो अब अमेंडमेंट का टाइम है। सिक्योरिटीज़ लॉ की मैंने पहले डाली दी थी। तो आज मैं बच्चों आपके लिए जो अमेंडमेंट्स लेकर आया हूँ वो कंपनी लॉ के सेक्शंस में जो अमेंडमेंट आई हैं, और वो जो रिलेट कर रहे हैं कंपनी लॉ में प्लस न्यू सिलेबस वालों के सेटिंग अप के चैप्टर्स में। तो उसको हम सारा आज की क्लास में कवर करेंगे। सेकंड, कंपनी लॉ के ओल्ड सिलेबस वालों के लिए तो ये सारी ही रहेंगी, और कंपनी लॉ न्यू सिलेबस वालों के लिए कुछ अमेंडमेंट्स सेटिंग अप के टॉपिक में है, वो मैं बोल दूंगा, वो अपने आप वहाँ से अपडेट कर लेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज मैं कंपनी लॉ से रिलेटेड, तो कंपनी लॉ में या सेटिंग अप में जहां भी उसका इफेक्ट आया है उसकी अमेंडमेंट्स करेंगे। सेकंड, अमेंडमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है नंबर ऑफ सेक्शंस में, बट मोर देन 50%, क्या 70% सेक्शंस में सिर्फ अमेंडमेंट है पेनल्टीज में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कि हम बिजनेस को इजी करना शुरू करें और पेनल्टीज को कम करें, बिजनेसमैन पे प्रेशर कम डालें, जो कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस काम कर रहे हैं उनके ऊपर हार्श पेनल्टीज ना हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन पेनल्टीज को रीस्ट्रक्चर किया है, हैवी पेनल्टीज को कम किया है। और नॉर्मली हम उन पेनल्टीज को ज़्यादा वेटेज नहीं देते जब हम पढ़ते हैं, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पेनल्टीज से डायरेक्टली बहुत रेयर आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पेनल्टीज हैं वो हमने आपको कराई हुई हैं। तो मैंने जो ये अमेंडमेंट के नोट्स बनाए हैं ये देख लो एक बार। इसमें शुरू में तो मैंने वो अमेंडमेंट्स डाली हैं जो डायरेक्ट प्रोविजंस को अट्रैक्ट कर रही हैं एक्सेप्ट पेनल्टी, और जो सिर्फ पेनल्टी वाली अमेंडमेंट है मैंने उनको लास्ट में डाल दिया है। और उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा समझाने के लिए आपको नहीं है, आपको बस अगर करना है तो आप अपनी बुक में चेंज कर सकते हो, नोट्स में चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए मेरे को कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि जिसका टाइम लगाकर आपको यहाँ पर समझाया जाए। मेन फोकस हम टाइम दें कि जिसमें प्रोविज़न में कंसेप्ट चेंज हुई है, कोई नई सी कंसेप्ट ऐड हुई है, उसको हम थोड़ी सी वेटेज देके चलें। सेकेंड, मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो दिसंबर 20 के स्टूडेंट्स थे जिनका क्लियर नहीं हुआ या दिसंबर 20 में एग्जाम्स नहीं दे पाए थे, पुरानी बुक है, तो वो एक बार ये दिसंबर 20 वाली भी अमेंडमेंट जरूर कर लें। हालांकि उम्मीद है कि सब कर चुके होंगे, बट अगर कोई रह गया है या नहीं अच्छी तरह की है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कई पॉइंट ऐसे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस एग्जाम में आने चाहिए। तो दिसंबर 20 वाली अमेंडमेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह से रिफ्रेश कर लेना, और इसका पीडीएफ प्लस जून वाली का पीडीएफ, जो मैं हमेशा बताता हूँ expertbano.com साइट है जो, उस पर पीडीएफ अपलोड करवा दिया है मैंने। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके साथ साथ अमेंडमेंट क्लास देखोगे, अपनी बुक को अपडेट कर सकते हो। सेकंड, ये expertbano.com पर मिलेगी, फ्री नोट्स का लिंक है, उसमें सबसे नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो अमेंडमेंट्स मिल जाएगी। बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर अमेंडमेंट नहीं मिल रही, तो आप सब डायरेक्ट सीधा सबसे नीचे स्क्रॉल करना, पेज लास्ट पेज पे जाना, लिंक के आपको ये अमेंडमेंट मिल जाएगी। सेकेंड, गाबा सर, जो विवेक गाबा सर हम इकट्ठे हैं, तो उनके टेलीग्राम चैनल पर भी ये अमेंडमेंट मैंने डाल दी है, तो वो भी लिंक को शेयर कर देते हैं हमेशा एज यूजुअल। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो वो उसको ये भी शेयर कर देंगे, और ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप एक बार दोनों अमेंडमेंट्स को लेकर चलना। दिसंबर 20 वाली जिनकी छूट गई थी वो जरूर करें, और इसके लिए मैंने इसकी वीडियो दिसंबर 21 की ऑलरेडी यहाँ पर देखो, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे तो सेकंड रो में ये कंपनी लॉ की अमेंडमेंट्स पड़ी हैं, तो यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हो। इसमें जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह की कुछ नई कंसेप्ट चेंजेस हुई थी, उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो वो मैंने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। आज की अमेंडमेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो करते हैं जी स्टार्ट, आपकी प्रेशियस टाइम को ख़राब नहीं करते हुए। देखो, जून 21 की सबसे पहला जो आ रहा है हमारा सेक्शन 4, ये न्यू सिलेबस वालों के तो सेटिंग अप में आ जाएगा मेमोरेंडम के चैप्टर में, और
ओल्ड सिलेबस वालों का तो कंपनी लॉ में ही रहेगा। सेक्शन 4 याद करो बच्चों, वो मेमोरेंडम की बात करता है। सबसेक्शन 1 कहता है कि क्लॉजेस क्या होंगी मेमोरेंडम की, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन वगैरह की हम बात करते हैं। फिर सेक्शन का फर्दर आगे कहता है कि जो आप नेम रखोगे कंपनी का वो रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी या किसी ट्रेडमार्क से रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, या कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें हमें गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए रूल 8 और 8A के हिसाब से, ये भी आप पढ़ चुके हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 कहता है कि जब आप नेम के लिए अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन दोगे, तो पहले रन होता था उसकी जगह अब INC 32 में ही हम नेम अप्रूवल दे देते हैं, जो हम स्पाइस प्लस प्रोसीजर पढ़ते हैं। और एक आता था नेम चेंज का, एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम चेंज। तो अब अमेंडमेंट क्या आई है कि जो हम नेम अप्रूव करवाते थे तो हमें 20 डेज का टाइम मिलता है। INC 32 में तो ये भी फैसिलिटी है कि हम नेम अप्रूवल भी इसी में डाल सकते हैं, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं। ये स्पाइस प्लस की मैंने क्लास कराई है, आप उसमें देख सकते हो। बट अगर हमें लगता है कि नहीं हम पहले नाम अप्रूव करा लेते हैं बाद में कंपनी बनाएंगे, तो ROC हमें 20 डेज का टाइम देते हैं। सब सेक्शन 5 देखो रिजर्वेशन ऑफ नेम का है, याद आ गया कि अगर हम न्यू कंपनी बनाने जा रहे हैं तो हमें 20 डेज का टाइम मिलता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें और कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लें। और अगर कंपनी का हम नाम चेंज कर रहे हैं, हम पुरानी कंपनी है, तो 60 डेज का टाइम मिलता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, और स्पेशल रेजोल्यूशन से नाम चेंज हो जाता है। तो अब न्यू नेम के लिए जो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उनको 20 डेज का टाइम मिलता था, और अगर हम 20 डेज में कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए, किस कारण हमारे डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुए, सब्सक्राइबर्स के साइन नहीं हो पाए, विटनेस नहीं हो पाई, या कोई भी हमारे पास कारण आ गया तो अब क्या किया जाए, तो वो नाम लैप्स हो जाता था, हमें दोबारा नाम अप्रूवल के लिए डालना पड़ता था। तो उससे क्या होता था कि मान लो एक बार हमने 20 डेज के लिए नाम अप्रूव करा लिया और हम डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर पाए, और हमने थोड़े दिन बाद दोबारा वो नाम अप्रूवल के लिए डाला, पता चला इस बीच में कोई और पर्सन वो नाम अप्रूव करा गया, तो वो नाम हमारे हाथ से चला जाता था। तो 20 डेज का टाइम थोड़ा सा कम लग रहा था कि उस नेम के लिए एक्सटेंशन मिले। हर जो पर्सन प्रमोटर कंपनी बनाना चाह रहे थे वो कह रहे थे कि 20 डेज का टाइम कम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम आपका नाम डिलीट नहीं करेंगे, मतलब आपका नाम रिजर्व रहेगा, बट आप 20 डेज में नहीं बना पाते तो हम उसकी एक्सटेंशन दे देते हैं आपको। तो वो नेम आगे आप एक्सटेंड कर लो, बट उसकी आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, और हम उसको मैक्सिमम 60 डेज तक के लिए कर देंगे। तो ये सबसेक्शन 5 एज इट इज़ है। उन्होंने बोला था कि न्यू नेम 20 डेज तक रहेगा, रजिस्ट्रार अपॉन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 किस चीज़ का है? एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन। रजिस्ट्रार में ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फर्निश विद द एप्लीकेशन रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। डेट ऑफ अप्रूवल मतलब जिस दिन ROC का लेटर हमारे पास आया उस दिन से, जिस दिन ROC की डेट ऑफ लेटर है उस दिन से 20 डेज का टाइम मिलेगा। और अदर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड क्या है उस पर हम आज बात करेंगे। फिर था कि अगर चेंज ऑफ नेम हो रहा है तो हमें 60 डेज का मिलता था, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। इसके साथ अब क्या किया गया, एक रूल 9A न्यू इंसर्शन आ गई, न्यू रूल डाला गया है कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स में। इसमें क्या डाला गया है कि 20 डेज से आगे आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हो। तो आपका जो 20 डेज का टाइम था आपको 40 डेज और मिलेंगे, टोटल डेज रहेंगे आपके 60, और डेट ऑफ अप्रूवल से। ये एक बार मैं आपको यहां सिंपल समझा देता हूं। देखो हमारी सपोज डेट ऑफ अप्रूवल से हमें 20 डेज मिलते थे कि हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लें, और अगर नहीं कर पाते थे तो 20 डेज के बाद हमें आगे वो नेम जो हमारा था जो अप्रूव हुआ था वो इसके बाद लैप्स हो जाता था, और यहां तक वो रिजर्व रहता था ROC के द्वारा। यहां तक हमें क्लियर है। अब क्या हुआ, अब डेट ऑफ अप्रूवल से हमें 20 डेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो पहले था, फर्दर अब एक्सटेंशन और मिल गई है।
और वो 20 डेज का टाइम एक्सटेंड होकर कहां तक जा सकता है, 60 डेज तक। ये टोटल कितने दिन हो सकते हैं, 60 डेज। ये भी कब से होंगे, फ्रॉम द, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, डेट ऑफ अप्रूवल। मतलब टोटल 60 मिल रहे हैं हमें यहां से। अगर मेरी 1 अप्रैल 21 का डेट ऑफ अप्रूवल है तो ये मैक्सिमम मुझे कब तक का मिलेगा, 30 मई 21 तक। ये मेरा लेजिटिमेट टाइम था विदाउट एक्सटेंशन जो मुझे मिल रहा था ये। और इसके बाद तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 40 डेज का टाइम मिल गया। और टोटल कितने दिन हो गए, 60 डेज। यहां तक बात समझ आई। मतलब हमने ये समझा कि ये न्यू रूल क्या लेकर आया कि आपको पहले 20 डेज मिलेंगे, आप कंपनी बना लो। और अगर आप कंपनी नहीं बना पाते तो आप आरओसी के पास उसी नेम को रिजर्व रखने के लिए एक रिक्वेस्ट दे सकते हो कि सर जी ये नाम हमारे लिए अभी एक्सटेंड रख लो, हमें थोड़ा सा टाइम और दो। तो वो टाइम मैक्सिमम कितने दिन तक होगा, डेट ऑफ अप्रूवल से 60, तो मतलब 40 डेज अनदर हमें और मिल जाएंगे। बट यहाँ नहीं खत्म हो रही, इसकी कुछ स्टेजेस बन गई हैं। वो स्टेजेस क्या आई देखो। ये स्टेजेस आई हैं। डेट ऑफ अप्रूवल से 20 डेज, फिर 40 डेज, मैक्सिमम 60 डेज। तो ये 60 डेज के बीच में मैंने अब एक पीरियड और डाल दिया 40 डेज का। तो 3 स्टेज इस रूल में बात करेगी जब हम पढ़ेंगे। 20 डेज तो हमारे पास है ही है, तो 20 को एक्सटेंड करके हम कितने तक कर दें 40 तक। तो हमें टोटल कितने दिन और मिल गए 20। फिर हम 40 से अगर 40 पर भी नहीं कर पाते तो हम +20 और ले सकते हैं। तो इन दोनों को मिला दें तो हमें कितने दिन मिल गए, 40 डेज मिल गए। तो आपके पास 2 चॉइस हैं अब कि या तो आप 20 से सीधा 60 डेज का ही टाइम ले लो कि जी हमें 40 डेज प्लस और दे दो, या क्या करो आप 20 से पहले 40 जाओ और फिर 20, ये 20 का पहले लो फिर 20 का बाद में लो। तो अगर आपको लग रहा है कि हम 20 दिन हमारे ख़त्म होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/4/21 की बात करूं, हमारा डेट ऑफ अप्रूवल है, नेम अप्रूव होकर आ गया हमारे पास। सपोज हमने ABC लिमिटेड नाम रखा। अब 1 अप्रैल से हमारे पास टाइम था 20 अप्रैल 21 तक का। यहां पर कंपनी बन गई तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बात खत्म। अगर हमें लग रहा है कि हमें इसके बाद का टाइम चाहिए, मोर टाइम नीडेड, तो हम कहां तक मैक्सिमम जा सकते हैं, 60 डेज तक। तो 20 डेज तो हमारे निकल चुके हैं, तो हमें 40 डेज और मिल जाएंगे। तो हमें लग रहा है कि नहीं 20 के बाद हम नेक्स्ट 20 डेज में और बना लेंगे। तो जो हमारा 40 डेज का टाइम आएगा, तो हमारे पास 20 डेज का और टाइम मिल रहा है। हमें लग रहा था कि हम इसमें बना लेंगे तो ठीक है। अब अगर हम इस टाइम में भी नहीं बना पाते तो फिर हम क्या करेंगे, फर्दर फिर 20 डेज का टाइम ले लेंगे। इसके लिए फीस यहाँ पर 1000 जाएगी, फीस यहाँ पर 2000 हो जाएगी, फीस डबल हो जाएगी। मतलब हमें 20/4 से पहले लगा कि भैया कंपनी नहीं बन सकती, और ये 20 से पहले करना पड़ेगा, बाद में किया तो नाम लैप्स हो जाएगा। तो हमें एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, तो आपको फर्स्ट एक्शन 20 अप्रैल से पहले के लिए देनी पड़ेगी। अब अगर हमें लग रहा है कि नहीं जी आरओसी जी हमें सीधा यहाँ 60 डेज का ही टाइम दे दो, तो हमें 40 डेज प्लस और मिल गए। तो इसके लिए आरओसी कहते हैं 3000 रुपये दे दो मुझे भाई।
और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम 60 दिन की जरूरत नहीं है, हमें अगले 10-15 दिन में ही हम बना लेंगे, हमें 10-15 दिन और एक्स्ट्रा चाहिए 20 अप्रैल के बाद, तो हम 20 डेज का ले लें। बट कारणवश हम उसमें भी नहीं बना पाए तो एक एक्सटेंशन हमें और 20 की और मिल जाएगी। तो हम ये कहें कि डेट ऑफ अप्रूवल आपको जो ध्यान रखनी है, 20 डेज का फर्स्ट टाइम, 40 डेज का सेकेंड टाइम, 60 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। या तो कंपनी आप इन बीच में बना लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपको लग रहा है नहीं बना पाओगे तो इस बीच में बना लो, तो प्लस 20 डेज और आप ले लो। अगर आप इसमें भी नहीं बना पाए तो आप फर्दर ले लो प्लस 20 डेज, बस इसके बाद आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और अगर आपको यहाँ पर लग रहा है आप अप्लाई यहीं पर कर दोगे इस के लिए, और सेकंड के लिए फिर आप अप्लाई करोगे इस 40 डेज से पहले पहले। इसका पूरा एग्जांपल कराऊंगा, अभी पढ़वाता हूँ। तो अभी हमें ये समझ आ रहा है कि हम मैक्सिमम 40 डेज तक का टाइम ले सकते हैं। 20 का तो हमें मिला ही मिला था, उसके बाद हम या तो सीधा ही 60 का ले लें प्लस 40, या हम 2 बार 20 का ले लें। ये इस रूल में बात है सारी। तो आओ एक बार पढ़ते हैं रूल को, तो और बेटर समझ आएगा। देखो रूल 9(1) एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो जो हमने नाम रिजर्व कराया था वो रिजर्व है, बट उसको एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं। तो भाई एक्सटेंड कब कराओगे? एक्सपायरी से पहले ही तो कराओगे। जो चीज एक्सपायर हो गई उसके बाद तो एक्सटेंशन नहीं होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, अपॉन पेमेंट ऑफ फीस, फीस पे करनी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे? एमसीए की साइट पर। रजिस्ट्रार एक्सटेंड करेंगे पीरियड जो नेम रिजर्व था उनके पास। फॉर्म सेम वही INC 32 जाएगा। कितने दिनों तक? तो देखो 40 डेज तक करेंगे वो, मतलब डेट ऑफ अप्रूवल से 40 डेज। डेट ऑफ अप्रूवल से 40 डेज का मतलब 20 तो पहले मिले हुए थे, 20 और मिले, तो कब? 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल अंडर रूल 9। रूल 9 में क्या था कि हम 20 डेज का ही टाइम मिलता था हमें, ऑन पेमेंट ऑफ फीस 1000 बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। मतलब हम 40 डेज का जो एक्सटेंशन करवाने जा रहे हैं, 40 डेज का मतलब 20 को 40 कराने जा रहे हैं। हमें पहले 20 मिले थे, हमने आरओसी को कहा आरओसी जी इसको 20 को 40 कर दो, तो हमें कितने पैसे देने हैं? 1000। मीन्स हमारा डेट ऑफ अप्रूवल था 1 अप्रैल 21, आरओसी रिजर्व्ड नेम 20 डेज। तो ये 20 डेज कहाँ तक आएंगे? 20 अप्रैल तक। अब अगर हमें लग रहा है कि हम कंपनी इन दिनों में नहीं बनवा पाएंगे, तो हम यहाँ पर एक्सटेंशन करा सकते हैं। एक्सटेंशन कब करवाएंगे? बिफोर 20 अप्रैल 21 से। तो हम एक एप्लीकेशन देंगे प्लस फी देंगे। अब अगर हम इसको कह रहे हैं कि हमें 20 डेज और दे दो, तो टोटल क्या हो गए? 40। तो इस 20 को हम क्या कह रहे हैं, कितना कर दो आरओसी? 40 डेज कर दो। तो ये डेट आ जाएगी हमारे पास 10 मई 21। तो आरओसी जी इसके लिए अगर हम जाते हैं तो वो फीस मांगेंगे 1000, ले लो। अब हमने इस बीच में कोशिश करनी है कंपनी बनाने की। अगर इन केस कंपनी नहीं बन पाती तो क्या होगा? आओ आगे। नेक्स्ट सब रूल कह रहा है 60 डेज
फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, ध्यान रखना, पहले डेट ऑफ अप्रूवल से 40 किया, अब डेट ऑफ अप्रूवल से 20 किया, अंडर रूल 9 ऑन पेमेंट ऑफ फीस 2000, फीस कितनी बढ़ गई, अब 1000 पहले गई थी, 2000 और जाएगी, मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 40 डेज। मतलब हमने जो पहले नाम अप्रूव कराया था उसके ये 1000 हम दे चुके हैं, उस नाम से हमें कितने दिन मिले थे, 40 डेज मिले थे हमें। अब अगर हम इसमें भी नहीं कर पा रहे तो 40 डेज से पहले हमें फिर दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। क्लॉज ए अबव, क्लॉज ए अबव में हमने क्या किया था, 40 डेज का टाइम मिला था हमें। अब अगर हमें यहाँ पर लग रहा है कि हमें नहीं कंपनी बना पा रहे इस डेट पर, तो हम इस डेट से पहले हम एप्लीकेशन देंगे प्लस फी देंगे ₹2000 कि अब हमारे 3000 चले गए, और हम इसको क्या बोलेंगे, आरओसी जी इसको अब 60 डेज कर दो, तो प्लस 20 डेज हमें और मिल गए इनडायरेक्टली। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 मई 21 कि यहाँ तक हमें दे दो। तो वो हमारी ये तो हो गई फर्स्ट एक्सटेंशन, ये क्या हो गई हमारी सेकंड एक्सटेंशन हो गई एप्लीकेशन की। क्लियर जी, कि हमने पहले सब रूल में ये बोला गया कि आप एक्सटेंशन करा लो 40 डेज की, तो मतलब 20 डेज और एक्स्ट्रा ले लो, 1000 दे दो। अब अगर उन 40 डेज भी खत्म होने वाले आ रहे हैं और हमसे कंपनी नहीं बन तैयार हो पा रही, डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो पा रहे, तो हम फर्दर और कितने दिन तक उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, 60 तक। हमेशा की डेट क्या रहेगी, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, डेट ऑफ अप्रूवल से। तो डेट ऑफ अप्रूवल से 20 डेज तो हमें विदाउट एनी बॉदरेशन मिल रहे हैं, 20 डेज में नहीं मिला पा रहे तो हम उसको 20 का 40 करवा लें, तो 1000 दे दें। 40 में भी नहीं पूरा हो पा रहा तो 40 से पहले पहले हम फिर एप्लीकेशन दे दें, जी ये नाम रख लेना, किसी और को मत देना, तो अगला कहाँ तक चला जाएगा, वो 60 तक हमें टाइम दे देंगे वो, बट फीस यहाँ पर वो डबल कर रहे हैं। अब आई बात, सर अगर यही हमें डाउट था तो हम पहले सीधे ही 60 ना ले लेते। तो क्लॉज रूल 9A की क्लॉज सी कह रही है, सब रूल कह रहा है कि आप यहां से क्या करो, सीधा ये एक्सटेंशन ले लो 60 डेज की, और आप एप्लीकेशन दो प्लस फी दे दो ₹3000। आप यहां पर भी तो आपने 1000 और ये मिलाकर टोटल 3000 दिया है, बट अगर आपको डैम श्योर हो कि भैया 40 डेज में भी नहीं कंपनी बन पाएगी, तो फिर 60 ले लो, सीधा बार बार एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको 3000 रुपीज पे करने हैं। बट 60 डेज के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, वो नाम लैप्स हो जाएगा, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इस बीच में कोई और ले गया तो ले गया, वो नाम आरओसी आपको गारंटी नहीं करेंगे। पढ़े जी अब आगे, सब रूल सी 9A का रूल सी में बोला 60 days from the date of approval under rule 9 on payment of fee 3000 before the expiry of 20 days। बट अगर आप ये 60 days पहले ले रहे हो तो शुरू में ही आप डिसाइड कर लोगे कि हमें फर्स्ट 20 days में अगर कंपनी नहीं बना पा रही तो हमें आगे 40 प्लस फिर 60 पे जाना है या सीधा 60 पे जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेट ऑफ अप्रूवल से 3 चॉइस मिल रही हैं, 20 डेज, इनकॉर्पोरेट कंपनी, नो एक्सटेंशन, फिर हमें मिल रही है इस 20 को कितना करवा लें हम, 40 डेज। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सटेंशन 1, और अगर हम इस बीच में कंपनी बना पाए तो ठीक है, नहीं बना पाए तो हम इसको क्या करवा लें 60 डे, कितने दिन से, एक्सटेंशन 2 से। इसके बाद आरओसी के पास भी पावर नहीं है कि आपका नाम वो रिजर्व रखेंगे, और हमारे पास एक रास्ता और आया कि हम यहां पर डेट ऑफ अप्रूवल से सीधा 60 डेज की एक्सटेंशन ले लें। यहां पर हमने 2 स्टेजेस में ली, पहले हमने 20 तो हमारे पास था, 20 को हमने 40 कराया, 40 को हमने फिर 60 कराया। दूसरा रास्ता क्या आया कि हम सीधा ही पहले 60 का ले लें, यहां पर फी देनी पड़ेगी 3000, यहां पर फीस देनी है 1000 और यहां पर फीस देनी है 2000। आई थिंक क्लियर होगा।
उसके बाद अब बचा हुआ पार्ट पढ़ लेते हैं। प्रोवाइजो क्या कहता है, रजिस्ट्रार हैव पावर टू कैंसल द रिजर्व नेम इन अकॉर्डेंस विद द सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 4। उसके बाद आरओसी के पास फिर भी पावर पूरी दी गई है कि वो बीच में भी कैंसिल कर सकते हैं, एक्सटेंशन देना उनकी मर्जी है, दें या ना दें। तो ये एक आरओसी को साथ में पावर दी गई है कि वो उस नाम को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे आपने पढ़ा था सबसेक्शन 5 के बाद आ जाता है कि अगर नेम रॉन्ग पर्टिकुलर्स से लिया है, फ्रॉड से लिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया है, तो आरओसी 1 लाख तक का फाइन लगा के नेम को कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो फिर आरओसी नेम चेंज के लिए बोलेंगे या कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। तो वो आरओसी की पावर सारी एज इट इज रहेंगी, बट यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई है कि आप कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो मतलब हमारे पास अब सारी बात को कंक्लूड करने का ये आया कि अगर हम नई कंपनी बनाते हैं तो हमें टाइम मिलता है 20 डेज का। अगर हम 20 डेज में नहीं बना पा रहे तो हम एक्सटेंशन ले सकते हैं। उस 20 डेज को मैक्सिमम हम 60 तक ले जा सकते हैं, या तो हम सीधा 20 से 60 करवा लें, एक ही बार में 3000 पे कर दें, या हमें लग रहा है कि हमें 60 की जरूरत नहीं है, हम 40 डेज की करवा लें तो 20 से 40 करवा सकते हैं। बट स्टिल अगर 40 में भी कंपनी नहीं बना पाए तो हम 40 को 60 कर सकते हैं। ये इस सारे रूल का क्रक्स है। तो अगर आपको नोटिंग करनी हो तो मैंने इसकी एक और तरह से स्लाइड बनाई हुई है। अब मैं सारी बात को क्रक्स करूं। स्टेटस ऑफ नेम अप्रूव्ड, विदाउट एक्सटेंशन हमें कितने दिन मिल रहे हैं, 20 डेज। विद एक्सटेंशन कितने मिल रहे हैं हमें, 60 डेज। कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल से। हमें एक्स्ट्रा डेज नेट कितने मिल रहे हैं, 40। रूल 9 कहता है एक्सटेंशन के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब एप्लीकेशन आप दोगे तो आपको 2 टाइम एक्सटेंशन आ रही है या 1 टाइम एक्सटेंशन आ रही है। 1 टाइम एक्सटेंशन का मतलब है सीधा 60 डेज ले लो, 3000 पे कर दो। बट एप्लीकेशन कब देनी पड़ेगी, फर्स्ट 20 डेज से पहले एक्सपायर होने से, जो आपका लेजिटिमेट पर्पस विदाउट एक्सटेंशन वाला टाइम है। 2 टाइम एक्सटेंशन में फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन आप ले लो विद इन 20 डे ऑफ डेट ऑफ अप्रूवल। कितने दिन के लिए, 20 को 40 करा लो। कितनी फीस देनी है, 1000। और अगर हमने 20 का 40 कराया था, 40 खत्म होने वाला है, हमें नहीं लग रहा है कि हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, तो 40 को 60 करवा लो। तो कब कराओगे, बिफोर 40 डेज जो आपके एक्सपायर हो रहे हैं। कितने दिन उसको आपको हो जाएंगे 40 के, 20। फी कितनी लगेगी, 2000। तो आप इसको अगर लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में तो आप इस टेबल को यूज कर सकते हो। हाईली इंपॉर्टेंट है, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन बन सकती है, कोई केस स्टडी बन सकती है, आपको सिचुएशन दी जा सकती है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको करना है। और मैंने इसको एक और फॉर्म में भी दे दिया है, आप इसको भी जो आपको स्लाइड अपने कंफर्टेबल लगे आप उसको नोट कर सकते हो। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास तो इससे बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है, डेट ऑफ अप्रूवल। तो डेट ऑफ अप्रूवल से फर्स्ट 20 डेज तो हमारे पास टाइम अलाउड है, हमें कोई टेंशन है ही नहीं। अब अगर 20 से ज्यादा जा रहे हैं हम, तो 20 को हम कितना करवा सकते हैं, 40 करवा सकते हैं। और 40 को हम कितना करवा सकते हैं, 60 करवा सकते हैं, या हम डायरेक्टली भी 60 तक जा सकते हैं। इतना हमने समझा। अब आते हैं आगे। सपोज 1 अप्रैल का ही एग्जांपल लेता हूं मैं। हमने कंपनी बना ली, हमारे पास मैक्सिमम टाइम क्या था 1 अप्रैल से 20 अप्रैल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बढ़िया ओके सिचुएशन है, कोई एक्सटेंशन की जरूरत है ही नहीं। अब आई बात कि हमें एक्सटेंशन की जरूरत है, तो एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि एडवाइज द कंपनी, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, वन ऑफ योर क्लाइंट सीकिंग योर एडवाइस रिगार्डिंग नेम एक्सटेंशन। तो आप कैसे उसको एलोबरेट करोगे, वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड, कोई अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन आ जाए तो भी आप उसको कैसे कर पाओगे। तो अब आया कि जी एक्सटेंशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं और आप मिलकर कंपनी बना रहे हैं और हमें 20 डेज मिले थे, हम नहीं कर पाए, तो हम क्या कहेंगे कि अब डिसाइड करेंगे भाई कितने दिन एक्सटेंशन कराएं। तो हमें लग रहा है कि नहीं यार अगले 20 दिन में और करा लेंगे हम। तो केस 1, हम फर्स्ट जो हमारे 20 डेज एक्सपायर हो रहे हैं, जो हमारा टाइम अलाउड था, उसमें हम अप्लाई कर दें और उस 20 को कितने दिन के लिए करवा दें, 40 तक। फी कितनी जाएगी, 1000। फिर क्या हुआ केस 2 कि हमारे फर्स्ट एक्सटेंशन हमने ले ली थी, 20 डेज का टाइम हमारे पास मिल गया था, तो 40 डेज टोटल हो गए थे, बट 40 से ज़्यादा भी हमें अब लग रहा है ज़रूरत कि हम 40 डेज में भी नहीं बना पाएंगे। तो हम अप्लाई कर दें कब, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 40 डेज।
मतलब 10th मई से, तो ये डेट आ सकती है कोई भी, और हमें फीस कितनी पे करनी है फिर 2000। तीसरी सिचुएशन आई कि हम वन टाइम एक्सटेंशन ले लें, सीधी मैक्सिमम जितनी मिल सकती है। हमें आज लग रहा है अभी 20 दिन हुए नहीं यार, पता नहीं कोविड चल रहा है, स्टाफ आ नहीं रहा, डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, सब्सक्राइबर हॉस्पिटल में है, पता नहीं हो पाएगा, कब रिकवर होगा। यार जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है ना, अभी ले लो, बार बार एक्सटेंशन नहीं करानी हमें। तो आरओसी कह रहे हैं आप सीधा एक काम करो, मेरे को 3000 रुपये दे दो, 3000, और मैं आपका 20/4 से पहले पहले जो आपका 20 दिन का टाइम है उससे पहले एप्लीकेशन दे दो, मैं इसको फर्दर आपका 30 मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दूंगा। तो ये उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिश जितनी भी तरह से हो सकती थी इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो दो तरह से है, आप इसको पॉज करके वीडियो को जहाँ नोट करना होगा आप, आई थिंक यहाँ से ये 3 चीज़ें तो जरूर नोट करोगे। पिछला कोई एग्जाम्पल नोट करना हो तो वो आपकी मर्जी है। और अगर मैं इसको रफ बोलूं तो हमने अब तक क्या पढ़ा, इसको मैं समराइज करूं तो डेट ऑफ अप्रूवल से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लो 20 दिन में, कोई फीस नहीं लगेगी अगर हम फीस वाइज चलें। अगर 20 डेज एक्स्ट्रा लेने हैं, मतलब 20 को 24 करा लो, 1000 दे दो। फिर हम एक्सटेंशन 40 डेज कराना चाहते हैं तो 60 डेज, फालतू 40 डेज लेने चाह रहे हैं तो फी कितनी कर दो, 3000। 2 एक्सटेंशन लेनी है, मतलब ये तो हुई 1 एक्सटेंशन, 2 लेनी है तो फर्स्ट एक्सटेंशन में 1000 दे दो, सेकंड में दोबारा फिर 2000 दे दो। तो आपको जो जैसे समझ आए, मैंने हर तरह से एक्सप्लेन कर दिया, जिसको जैसे समझ आए वो वैसे समझ सकता है। ठीक है बच्चों, चलें आगे। ओके, आओ आगे। अगली अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट न्यू सिलेबस वालों के सेटिंग अप में है, मेमोरेंडम के चैप्टर में, और अगली अमेंडमेंट भी मेमोरेंडम के चैप्टर से ही आ रही है, कंपनी लॉ और सेटिंग अप के मेमोरेंडम के चैप्टर से। सेक्शन 16 में रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी है। ये सेक्शन क्या है कि अगर कोई कंपनी सिमिलर नेम से इनकॉर्पोरेट हो गई, वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर है या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से है, 2 सिचुएशन आती हैं। सेक्शन 16 आपने किया हुआ है कि अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और पता चला कि इसका नाम किसी पुरानी कंपनी से मिलता जुलता है या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से है, वो चाहे कंपनी नहीं है बट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। जैसे आप ये लोगो देख रहे हो, CAVG स्टडी हब, अगर गाबा सर और मैं पार्टनर हैं या गाबा सर प्रोप्राइटर हैं और हमने ये ट्रेडमार्क नहीं कराया, तो रजिस्टर्ड है ये ट्रेडमार्क, सॉरी हमारा, बट हमने कंपनी नहीं बनाई, तो इस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट अगर कोई कंपनी बनाता है इस नेम को यूज करके तो भी हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इवन हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की। और अगर हमने इस नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रखी है तो राइट टू ऑब्जेक्शन है ही है, बट इस नाम से हमने ट्रेडमार्क में रजिस्ट्री करा रखी है बट कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की, तो इस केस में हम फिर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर में आ जाएंगे। तो इसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट आई है कि देखो सेक्शन 16 में पहले तो ये आता था, मैंने पूरा सेक्शन डाल रखा है, आपकी बुक में तो है ही है, कि अगर तो आया कि कंपनी से रिजेंबलिंग है नाम, न्यू नेम इज रजिस्टर्ड, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो वो डायरेक्शन देंगे कंपनी को, और आप याद करो 3 मंथ्स का टाइम मिलता है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कंपनी नाम चेंज कर सकती है। यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि नाम चेंज करो। ये क्लियर है सबको। दूसरा था कि अगर किसी ट्रेडमार्क से रिजेंबलिंग हो गया और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ट्रेडमार्क, तो उसका प्रोप्राइटर ऑब्जेक्शन कर सकता है, और उसको कितने टाइम का टाइम मिला हुआ है, 3 इयर्स का। तो टोटल 3 इयर्स का टाइम है, मतलब 3 इयर्स लैप्स हो गए तो उनके पास कोई राइट नहीं है उस कंपनी के नेम को चैलेंज करने के लिए। फिर वो उस कंपेल नहीं कर सकते कि नाम चेंज करो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंपेल नहीं कर सकते। मान लो मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, मेरा एक ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है, तो मैं आराम से बैठा हूं। अब उस नाम से कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेता है तो मेरा राइट टू ऑब्जेक्ट है, मैं कंपेल कर सकता हूं। 3 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो 3 साल में जाके मैं ऑब्जेक्ट कर सकता हूं कि भैया आप अपना नाम चेंज करो, गवर्नमेंट को अप्लाई करूंगा मैं। और अगर 3 साल निकल चुके हैं तो गवर्नमेंट मेरी इसमें हेल्प नहीं करेगी। हाँ, मैं कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप नेम चेंज कर दो, कंपनी की मर्जी है नेम चेंज करे या
ना करे। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले के पास राइट टू चेंज, राइट टू कंपेल फॉर चेंज ऑफ नेम इफ नेम इज रिजेंबलिंग विद हिज ट्रेडमार्क, ही हैज राइट अप टू 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बट अगर 3 years निकल गए तो उसका राइट टू कंपेल खत्म हो जाएगा, उसका राइट टू रिक्वेस्ट रहेगा, बट वो रिक्वेस्ट कंपनी माने ना माने कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो अब इसमें क्या था कि अगर वो विद इन 3 years चला जाता है ऑब्जेक्ट करने, तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द नेम। तो वो नेम चेंज करेगा, तो पीरियड पहले था 6 month, वो घटकर कितना हो गया है 3 month। दिस इज अमेंडमेंट कि ये 6 महीने के टाइम को कितना कर दिया गया, 3 months कम किया गया। सबसेक्शन 3 में पेनल्टी थी, उसको पूरा डिलीट किया गया और उसकी जगह पेनल्टी को हटाकर ये नया मैटर आया है। सबसेक्शन 3 में ये मैटर कट गया और नया क्या आ गया कि अगर वो कंपनी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को नहीं मानती, 3 months के अंदर नेम चेंज नहीं करती, तो क्या करो भाई। अब मैं गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट जी हमारे ट्रेडमार्क से रिजेंबलिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, आप उनको ऑर्डर दो चेंज करें। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, 3 महीने का नोटिस दिया, कंपनी ने नाम चेंज नहीं किया। अब क्या ऑप्शन है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर आई है, वो एक नया नाम कंपनी का जबरदस्ती चेंज करवा देंगे, नया नाम अलॉट कर देंगे, रजिस्ट्रार उस नाम को अपने रजिस्टर में एंटर कर लेंगे, न्यू नेम, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा और कंपनी को वो मानना पड़ेगा नाम। हाँ, अब नाम कंपनी को नया वाला पसंद नहीं आ रहा, तो कंपनी क्या करे, कंपनी सेक्शन 13 के अंदर अल्टरेशन ऑफ नेम का प्रोसीजर यूज करके उस नाम को चेंज कर सकती है। तो इस सारी बात को अगर मैं क्रक्स में लूं, सेक्शन 16 जो आया, इफ कंपनी रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद सिमिलर नेम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, एग्जामिनर यहीं से फंसा देंगे। तो रेमेडी क्या है, टू प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क, टीएम आप देखते हो ना, ये लिखा होता है ट्रेडमार्क, रेमेडी टू प्रोप्राइटर। पहला है अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कितने दिनों में, विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी कंपनी को, चेंज नेम, 3 months का टाइम दिया जाएगा। अब इसमें 2 आएगी, कंपनी चेंज्ड नेम, कंपनी ने नेम चेंज कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंपनी डज नॉट चेंज, तो यहां पर पावर दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले तो फाइन था, तो ये फाइन को हटाकर क्या कर दिया गया, पावर दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट shall allot new name by its own, ROC shall issue new COI, न्यू COI इशू कर देंगे और नया नाम अपने रजिस्टर में नोट नेम, एंटर नेम इन रजिस्टर
ऑफ कंपनी, ये आरओसी के पास सेक्शन आया। अब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कैन अल्टर नेम इफ नॉट, उसको अच्छा नहीं लग रहा, इफ नॉट एक्सेप्टेबल अंडर सेक्शन 13, एसआर पास करो, नया नाम रख लो आप जो रखना है। तो ये एक नई पावर गवर्नमेंट को दे दी गई, और ये 3 मंथ का टाइम, जो पहले 6 मंथ था मेन, ये अमेंडमेंट आई, और मैंने आपको पूरा इसका सेक्शन ही करा दिया। ध्यान रखना, ये जो कीवर्ड है रजिस्टर्ड होना चाहिए, 3 इयर्स के टाइम के अंदर होना चाहिए, 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा। तो इस बहाने से आपका पूरा सेक्शन रिवाइज भी हो गया और न्यू अमेंडमेंट भी हो गई। ठीक है जी, इसको नोट करना हो तो आप कर लेना, मैंने जल्दबाजी में लिखा है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को एक्सक्यूज करना, मैं सजाने बैठा तो बहुत टाइम लग जाता है, अननेसेसरी आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा। प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, इतना समझ आता होगा। ठीक है जी, चलो आगे। ये आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ये हमारी सेकंड अमेंडमेंट हुई, ये भी एसबीसी में आएगी। अब आ गई कंपनी लॉ की, न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस, सेक्शन 23 दोनों के लिए कंपनी लॉ में ये सेक्शन है, दोनों सीएल में पढ़ेंगे ये। सेक्शन 23 याद करो, जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, जैसे मैं आपको याद कराता था कि कंपनी लॉ में सेक्शन 1 कहता है जी मेरी शॉर्ट टाइटल ऑफ कमेंसमेंट इंट्रोडक्शन, फिर सेक्शन 2 कहता है जी डेफिनेशन, सेक्शन 3 कहता है मेरे पास कितनी तरह की कंपनियां बन सकती हैं, तो पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, तो 3 से लेकर 22 तक क्या है, सारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है। फिर जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तो सेक्शन 23 कहता है कि कंपनी कैसे पैसा लेगी, कंपनी तो इनकॉर्पोरेट कर ली, अब सेक्शन 23 क्या स्टार्ट कर देता है, सेक्शन 23 से आप पढ़ते हो 42 तक, इशू ऑफ सिक्योरिटी, प्रोस्पेक्टस एंड प्राइवेट प्लेसमेंट का पढ़ते हो, तो सेक्शन 3 से 22 तक इनकॉर्पोरेशन है, 23 से 42 तक प्रोस्पेक्टस है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। तो सेक्शन 23 जो पहला इस चैप्टर का सेक्शन है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज का, प्रोस्पेक्टस कैसे इशू होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होगी, तो 23 कहता है कि कौन सी कंपनी कैसे इशू करेगी। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू भी ला सकती है, राइट भी, बोनस भी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, राइट और बोनस से ले सकती है फर्दर कैपिटल। ओपीसी ऑलवेज पब्लिक इशू नहीं लाएगी। तो ये तो सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 था जो मैंने बात बोली, मैंने पूरा सेक्शन डाल दिया है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी थ्रू प्रोस्पेक्टस पब्लिक ऑफर ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट इशू, बोनस इशू ला सकती है। प्राइवेट कंपनी राइट, बोनस लाएगी या प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी। अब आया ये एक न्यू एडिशन हुआ है सबसेक्शन 3, ये बात की गई है कि कंपनी इंडिया से बाहर शेयर इशू कर सकती है, तो वो कौन सी कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वर्ड क्या डाला गया, सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, ऑब्वियसली पब्लिक ऑफर ला रही है, तो प्राइवेट कंपनी को बात नहीं की जा रही, पब्लिक कंपनी को बोला जा रहा है कि आप अगर फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में आप बाहर लिस्टिंग कराना चाहते हो तो वो अलाउड है, उसके रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अभी डाल के छोड़ दिए गए हैं। तो ये सबसेक्शन ये अलाउ कर रहा है इसमें कि एक पब्लिक कंपनी इंडिया में तो इशू कर ही रही है, अगर वो इंडिया से बाहर लिस्टिंग चाहती है फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में, तो वो क्लास ऑफ कंपनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और कैसे होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया से बाहर के होंगे, जो एडीआर जीडीआर आप पढ़ भी चुके हो, उसी को और फर्दर क्लैरिफाई किया गया। अब एडीआर जीडीआर में ऐसा भी किया गया है कि अगर कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है तो भी उसको बाहर अलाउ किया जा सकता है। तो इसके ऊपर अब बात चल रही है कि कंपनी फॉरेन में कैसे जाए। तो फॉरेन लिस्टिंग से फायदा क्या होता है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन होती है, कस्टमर बेस बढ़ता है, इन्वेस्टर बेस बढ़ता है और फॉरेन करेंसी इंडिया में भी आ रही है। सबसेक्शन 4, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ कंपनी। कौन सी कंपनी, दोनों किसके सबसेक्शन है ये, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी कंपनी को, कौन कौन से सेक्शन से, सेक्शन 89,
सेक्शन 90, सेक्शन 127। याद करो क्या है ये। सेक्शन 89 क्या है? बेनिफिशियल ओनरशिप। सेक्शन 90 क्या है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। तो इन सेक्शन के सारे प्रोविजंस को किसी कंपनी के ऊपर अप्लाई करने से रोका जा सकता है, एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। और सेक्शन 127 आ जाता है डिफॉल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। 30 डेज में डिविडेंड नहीं पे किया तो उसकी पेनल्टी। तो ये 3 रिलैक्सेशन किसी भी कंपनी, पब्लिक कंपनी को दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही। ये बेसिकली ये इसलिए भी हो रहा है कि जैसे किसी कंपनी में गड़बड़ घोटाला हो गया या किसी कंपनी को फाइनेंशियल हेल्प करनी है। अब मान लो कोविड का टाइम है, एक कंपनी है बहुत अच्छा कर रही है और वो वैक्सीन बना रही है, आगे दवाइयाँ बना रही है, रिसर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उसको पैसा दिलवाया जाए। अब कोई पर्सन डायरेक्टली ना आकर इनडायरेक्टली उस कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो सेक्शन 89 और 90 किस चीज़ का है? इनडायरेक्ट एक्विजिशन का है कि जब हम डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे, किसी और के थ्रू दे रहे हैं, बेनिफिशियल ओनरशिप। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट अलाउ कर देगी कि ये पर्सन उन प्रोविजंस को कंप्लाई ना करके भी पैसा इनडायरेक्टली कंपनी में दे सकता है। सेकेंड, अगर कोई कंपनी टफ टाइम है, 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे नहीं कर पाई, अब कोविड के कारण भी हो सकता है या और कोई रीज़न भी हो सकते हैं, तो सेक्शन उसकी 127 की पेनल्टी से उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो सेक्शन 23 में पहले 2 सबसेक्शन थे कि पब्लिक कंपनी पैसा कैसे लेगी, प्राइवेट कैसे लेगी। सबसेक्शन 1 कहता था पब्लिक कंपनी लेगी पब्लिक इशू से, राइट से, बोनस से, प्राइवेट प्लेसमेंट से। सबसेक्शन 2 कहता था प्राइवेट कंपनी कैसे लेगी, पब्लिक इशू से नहीं लेगी, राइट, बोनस या प्राइवेट प्लेसमेंट से लेगी। सबसेक्शन 3 आ गया कि एक पब्लिक कंपनी अगर इंडिया से बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराना चाहती है तो गवर्नमेंट उस कंपनी को नोटिफाई करेगी और अलाउ कर सकती है। क्लास ऑफ कंपनियां वो डिसाइड की जाएंगी, मोस्टली ये आईटी कंपनियां होती हैं या रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनियां हो सकती हैं। फिर आया सबसेक्शन 4 नया ऐड हुआ, उसमें क्या बोला गया कि गवर्नमेंट किसी भी क्लास की कंपनियों को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 89, 90 एंड 127। और इस चैप्टर के भी और चैप्टर 4 के भी, इस चैप्टर का मतलब 23 से 42 तक के जितने भी सेक्शंस हैं उनसे भी, प्लस सेक्शन 89। यह मैं मिस कर गया था, ये ध्यान रखना इसको भी। दिस चैप्टर का मतलब है 23 से 42 और चैप्टर 4 के सारे सेक्शन नहीं, 89, 90, 20। ठीक है जी, चलो। और अगर जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाएगी पार्लियामेंट से पहले अप्रूव होगा। अगला कंपनी लॉ से रिलेटेड ही है जी सबका, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है इसमें। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है। अब सेक्शन 42 में बोला जाता है कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को, एट ए टाइम 50 से ज़्यादा नहीं होंगे, ओवरऑल 200 रूल में बोला गया है। और इसमें कौन लोग काउंट नहीं होते, QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एम्प्लॉयज़ को इस रेशो काउंटिंग में नहीं लिया जाता। ये सब आप लोग जानते हो कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो एट अ टाइम 50 से ज़्यादा लोगों को प्राइवेटली प्लेसमेंट नहीं दे सकती। साल की लिमिट 200 की है। और इन दोनों लिमिट्स में QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी वगैरह होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होती हैं, इनको काउंट नहीं किया जाता। मतलब इनको इस लिमिट से ज़्यादा भी अलाउ किया जा सकता है। सेकेंड, एम्प्लॉयज़ लिमिट में नहीं आते, यहाँ तक ठीक था। फिर रूल 14 इसके साथ आ जाता है। रूल 14 में एक छोटी सी अमेंडमेंट क्या आई है, बाकी सब कुछ ठीक है, नीचे एक प्रोवाइजो ऐड हुआ है, एडिशन हुआ है। ये एडिशन क्या है कि जब हम QIBs को शेयर्स देंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। अब ध्यान से समझना QIBs कौन है। मैं पहले आपको थोड़ा सा, जिन बच्चों ने सिक्योरिटी लॉ नहीं पढ़ा उनकी नॉलेज कितनी क्लियर है मुझे नहीं मालूम। सपोज एक कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है, ये इशू ऑफ सिक्योरिटीज करती है। किसको करती है? इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो हैं इंडिविजुअल्स, हम लोग, राम श्याम सीता गीता संता बनता सब क्या है, ये इंडिविजुअल्स। और दूसरे कौन है? नॉन
इंडिविजुअल्स। नॉन इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिनको आप पुराना नाम FIIs भी जानते थे। और ये लिस्ट है QIBs की, काफ़ी लंबी लिस्ट है और सेबी की ICDR रेगुलेशन में इसको डिफाइन किया गया है। अब नॉन इंडिविजुअल्स में से इनमें से कुछ को बोला जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और वो हैं नेम्ड इन सेबी ICDR। इसमें नेम्ड हैं तो सेबी इनको क्वालिफाइड का मतलब है इनको किसी कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करने के लिए बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इशू ऑफ सिक्योरिटी कंपनी कैसे करेगी? इन इन्वेस्टर्स को करेगी। अब इशू ऑफ सिक्योरिटीज कैसे होगी? या तो प्राइवेट प्लेसमेंट होगी, या पब्लिक ऑफर होगी, या राइट होगा, या बोनस होगा। हम ये पढ़ रहे थे। अब प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ जब आप सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ते हो तो और भी आ जाता है, प्रेफरेंशियल इशू आ जाता है। ये तो कंपनी लॉ में भी सेक्शन 62 में आपने पढ़ा है। प्रेफरेंशियल इशू के साथ और क्या आ जाता है? QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होती ही किसको है? सिर्फ QIBs को। इसकी फुल फॉर्म है क्वालिफाइड प्लेसमेंट प्रोग्राम। ये क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट होती है और ओनली किसको होती है? QIBs को। बेसिकली ये क्यों की जाती है? कंपनी को क्विक फंड्स चाहिए। जैसे पब्लिक इशू कंपनी लाएगी तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है। अगर कंपनी को फंड्स की जरूरत है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक ABC लिमिटेड है, उसको नीड ऑफ फंड्स है, सपोज ₹5,000 करोड़, 5,000 करोड़ चाहिए, तो उसके पास सोर्स क्या है? लोन ले ले, या वो शेयर्स इशू कर दे। लोन ले ले तो किसी बैंक से ले ले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ले, या क्या इशू कर दे? डिबेंचर इशू कर दे। अब शेयर्स इशू करती है तो वो किस किस तरीके से कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट या बोनस, पब्लिक ऑफर, या प्रेफरेंशियल इशू। अब ये होंगे तो ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देने पड़ेंगे। ये होगा तो एनी न्यू इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। अब कंपनी को लग रहा है कि ये भी लोग अभी पैसा देने को तैयार नहीं है, और इसका प्रोसीजर है। लेटर ऑफर बनेगा, अप्रूवल होगा, फिर डिस्पैच होगा, फिर 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। आपने सेक्शन 62 में पढ़ा राइट इशू का। अब नीड ऑफ फंड चाहिए अर्जेंट, जल्दी पैसा चाहिए, क्विक फंड्स। पब्लिक ऑफर लाएगी, अगेन वही ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और उस पब्लिक को, सेबी को जाएगा, अप्रूवल आएगी, पब्लिक इशू आएगा, और दूसरा नंबर ऑफ इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कंपनी के पास दो रास्ते हैं अर्जेंट फंड के, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर ले, या वो क्या कर ले? प्रेफरेंशियल इशू ले आए। प्रेफरेंशियल इशू भी मोस्टली एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, इतना हम जानते हैं। तो इसमें नॉर्मली जो बड़े लोग आएंगे, ये 5,000 करोड़ का पैसा अब हम लोग तो अचानक से नहीं दे देंगे ना, तो इसमें बड़े लोग आएंगे। उन बड़े लोगों को हम क्या बोल रहे हैं? QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। यहां तक बात समझ आई? अब बात आती है कि जब सेक्शन 62 क्या कहता है? फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा,
चाहे वो प्रेफरेंशियल, अब QIB इसको दे रहे हो तो प्रेफरेंशियल इशू आ गया, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। सेक्शन 42 भी क्या कहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, प्रेफरेंशियल इशू लाओगे तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अब कंपनी को इमीडिएटली फंड्स चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है, मतलब 21 दिन का नोटिस, जनरल मीटिंग बुलाओ, दुनिया भर का झंझट। तो उससे बचने के लिए कंपनी अगर पीछे उसने रेजोल्यूशन कोई पास कराया था और उस रेजोल्यूशन में लिमिट थी कि 10,000 करोड़ तक आप शेयर इशू कर लेना, तो वो लिमिट में अभी 10,000 करोड़ एग्जॉस्ट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 4,000 करोड़ की इशू की अभी, तो उस रेजोल्यूशन में जो शेयर होल्डर ने ऑथराइज किया था वो तो 10,000 करोड़ कर दिया था, कंपनी ने एक्चुअल उस टाइम पे इशू किए 4,000 करोड़, तो बाकी बैलेंस 6,000 करोड़ की परमिशन अभी है ना, तो उसके लिए उसको दोबारा SR पास नहीं करना पड़ेगा। ये है प्रोवाइजो। पढ़ाता हूं मैं अभी आपको, देखो सेक्शन 42 में ये बोला गया है कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, इन लोगों को कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट होगी तो अनलेस क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। तो अब उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, ये रूल 14 कहता है। तो इसमें ये एक एक्सेप्शन आ गई जो ऐड की गई है कि इन केस ऑफर और इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इट शेल बी सफिशिएंट इफ कंपनी पासेस प्रीवियस स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली इन अ ईयर फॉर द ऑल द अलॉटमेंट टू सच बायर्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर कंपनी की जनरल मीटिंग हुई थी, चाहे वो AGM थी या EGM थी, इस पर SR पास हुआ था, मतलब शेयर होल्डर ने अप्रूवल दी थी, ऑथराइज्ड कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इशू, और ये जनरल मीटिंग मैं आपको बता दूं SR पास हुआ था, डेट थी इसकी सपोज 1 जून 2020, ऑथराइज टू इशू सिक्योरिटीज अप टू ₹10,000 करोड़, ये इशू हो गया था टू QIB, ये भी था। अब कंपनी ने क्या किया, इस डेट के बाद 1 जुलाई 2020 को इशू कर दिए QIB को ₹2,000 करोड़ के शेयर्स इशू किए। फिर 1 जनवरी 21 को 2,000 करोड़ के और कर दिए। अब इस 10,000 में से कितना यूज हो गया, 4,000 यूज हो गया, बैलेंस अब कंपनी को 1 अप्रैल 21 को और करने हैं, तो बैलेंस 6,000 करोड़ का पड़ा है अभी। तो अगर कंपनी ने पहले से SR पास कराया हुआ था तो उसको हर बार SR पास नहीं कराना पड़ेगा। ये एक एक्सेप्शन आ गई है, वो भी किसको, अगर वो QIBs को प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है, अगर किसी और को करती है तो पूछना पड़ेगा। सिर्फ ये प्रोवाइजो किसको अलाउ कर रहा है कि विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन अगेन ओनली प्राइवेट प्लेसमेंट टू QIB। एग्जामिनर यहां पे घुमा देंगे कि प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है मिस्टर ABC को, तो वो प्रीवियस अप्रूवल में अगर बैलेंस है, लिमिट अभी है, तो क्या हो सकता है, नो, हर प्राइवेट प्लेसमेंट पे SR चाहिए एक्सेप्ट QIBs, और वो भी अगर हमने पहले इन अ ईयर, उसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 साल। दो चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं। अगर मैं अब ये बोलूं सेक्शन 42 प्लस रूल 14, ये किस चीज का है, प्राइवेट प्लेसमेंट का। कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज बाय, मैं जल्दी लिख रहा हूं, समझ आ रहा होगा, आ रहा है ना, इशू सिक्योरिटीज बाय प्राइवेट प्लेसमेंट
to select selective people directly, but SR to be passed, ये लिखा गया। तो एक एग्जेम्पशन है या एक्सेप्शन है, इफ प्राइवेट प्लेसमेंट टू QIB SR, यहां पर मैं लिख देता हूं एवरी टाइम, जितनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी हर बार उसको SR पास कराना पड़ेगा। बट एक एक्सेप्शन आ गई कि इफ प्राइवेट प्लेसमेंट टू QIB SR कैन बी पास्ड once in a year and private placement can be made throughout year, पूरे साल की जा सकती है। तो नो नीड टू पास every time, but time limit of, यहां से जहां एग्जामिनर फंसा सकते हैं, SR इज 1 ईयर। अगर 1 साल से ज्यादा हो चुका है या लिमिट पूरी हो चुकी है, 10,000 करोड़ से ज्यादा कर चुकी थी, तो भी नहीं हो सकती। जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिया था, अब मान लो यहां पर बैलेंस 6 जा रहे हैं, यहां पर ये भी कर दिए। अब कंपनी कह रही है कि मैं 1 मई 21 को और कर दूं 1000 करोड़। अब यहां पर टोटल क्या हो चुका है, यहां पर टोटल क्या था, 4000 करोड़ हो चुका था। अब 6000 और कर दिए, तो यहां पर अब 1000 न्यू होंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा 11000। और अलाउड कितना था 10000, तो कंपनी नहीं कर सकती। इवन अभी 1 साल पड़ा है, यहां पर 1 साल लैप्स नहीं हुआ। आप दोनों तरफ से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि 1 साल पूरा हो रहा है या अमाउंट की लिमिट पूरी हो रही है, विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा अगर हम इसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करें तो। मतलब ये 10,000 तक की लिमिट थी और SR जो पास हुआ था, जिस डेट से पास हुआ था, 1 साल तक की लिमिट थी। अब अगर हमने वो लिमिट एग्जॉस्ट कर दी विद इन अ ईयर, तो भी हमें नया SR पास करना पड़ेगा, या लिमिट बची हुई है, SR पास हुए 1 साल हो गया, तो भी नया SR आएगा। तो काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखना, नोट करना हो तो इसको नोट कर लेना। ठीक है जी, आते हैं अगली अमेंडमेंट पर। अब डिपॉजिट्स, ये अमेंडमेंट इनडायरेक्टली देखना, मैंने यहां पर आपको लास्ट दिसंबर वाली में स्वेट इक्विटी शेयर में कराई थी। देखो दिसंबर में आपने ये अमेंडमेंट की थी। स्वेट इक्विटी शेयर्स में हमने ये देखा था कि अगर स्टार्टअप कंपनी है तो उसकी लिमिट्स में कुछ चेंज आई थी। ये अभी मैं दिसंबर वाली अमेंडमेंट बता रहा हूँ, सेक्शन 54 की। अभी मैं डिपॉजिट पर नहीं आया। तो स्टार्टअप कंपनी की जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्न करता है स्टार्टअप कंपनी को, वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, न्यू नाम हो गया था। पुराना नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, अब हो गया था इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दूसरा, स्टार्टअप कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर की लिमिट 50% तक थी। वैसे दूसरी कंपनियों की 25 है, 50 तक थी, और वो भी 5 इयर्स पहले थी, जिसको डिलीट करके कितना कर दिया गया था, 10 ईयर। याद आया कि स्वेट इक्विटी शेयर्स में हमने लिमिट की थी कि स्टार्टअप कंपनी 5 साल तक 50% तक कर सकती है, तो उसको 5 साल को चेंज करके 10 साल किया गया था और उसका डिपार्टमेंट चेंज किया गया था। बट यही केस डिपॉजिट में भी आता है। जब आप डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें भी स्टार्टअप कंपनी अगर पैसा ले रही है, कन्वर्टेबल नोट इशू कर रही है, तो वो भी 5 साल तक का टाइम था, उसको शायद गवर्नमेंट करना भूल गई थी,
उसको भी यहाँ पर अब चेंज करके क्या किया गया है, 10 ईयर। मतलब डिपॉजिट की डेफिनेशन में अब चेंज आया कि डिपॉजिट की डेफिनेशन बहुत लंबी सी है, उसमें आप ये पढ़ते हो कि किस कब कब हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। डिपॉजिट की डेफिनेशन सीधी नहीं चलती कि ये डिपॉजिट है। डिपॉजिट की डेफिनेशन कहती है कि इन हेड्स में कंपनी ने पैसा लिया तो डिपॉजिट नहीं है, अगर इससे बाहर गई तो सारा वो पैसा डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अब स्टार्टअप कंपनी अगर कन्वर्टेबल नोट इशू करती है तो उसको 5 साल तक का टाइम था, वो जितना भी पैसा ले रही है उसको डिपॉजिट के प्रोविजंस के अंडर नहीं लाया जाएगा। अब अमेंडमेंट वही हुई, 5 साल के टाइम को क्या कर दिया गया, 10 साल, और वही डिपार्टमेंट को चेंज करके नया डिपार्टमेंट डाल दिया गया। हो जाएगी जी, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। कन्वर्टेबल नोट क्या थे कि जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है। चलें आगे, हो जाएगा, ये छोटी सी डेफिनेशन है। सेक्शन 73 डिपॉजिट्स का ही, उसके रूल 3 में टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज है। इसमें क्या था कि जो भी सेक्शन 73 कहता है मेंबर से डिपॉजिट लेना है, याद आ गया। सेक्शन 73 किसका है, डिपॉजिट्स का। तो डिपॉजिट्स में सेक्शन 73 क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन फ्रॉम पब्लिक। तो मतलब किससे ले सकते हो आप, पब्लिक से नहीं ले सकते, किससे ले सकते हो, मेंबर से। इतना याद आ गया। अब उसके बाद वो रूल 3 में लिमिट थी कि कितने तक आप ले सकते हो। तो रूल 3 में लिमिट आती है कि 35% ऑफ पेड अप फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा तक आप नहीं ले सकते डिपॉजिट। ये भी क्लियर। और आईएफएफसी कंपनी पब्लिक कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी है, वो कितने तक जा सकती है, 100% तक। ये एक एग्जेम्पशन थी। फिर आया एक्सप्लेनेशन में कि ये लिमिट प्राइवेट कंपनियों पर अप्लाई नहीं होती, मैक्सिमम लिमिट। तो वो प्राइवेट कंपनियां पर जो 35% की लिमिट है वो अप्लाई नहीं हो रही। बट वो कौन सी कंपनी है, स्टार्टअप। और 5 साल की जगह उस पीरियड को कितना किया गया है, 10 साल। तो सब कुछ ठीक है, सिर्फ वही 5 साल वाले पीरियड को स्टार्टअप के लिए 10 साल कर दिया गया। बाकी वही लिमिट है कि प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप है तो 10 ईयर्स तक वो 35% से ज़्यादा के भी डिपॉजिट ले सकती है। और ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से लेगी, पब्लिक से ले नहीं सकती। प्राइवेट कंपनी है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। प्राइवेट कंपनी की कंडीशन थी कि वो एसोसिएट और सब्सिडी नहीं है किसी और कंपनी की, उसने लोन अपनी कैपिटल के डबल या 50 करोड़ विच एवर इज लेस तक नहीं ले रखे, और उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ प्राइवेट कंपनी अगर स्टार्टअप है तो वो 5 साल तक पहले टाइम था जो बढ़कर 10 साल हो गया, और वो 35% की लिमिट को क्रॉस कर सकती है। तो सिर्फ बेसिकली ये रेड कलर वाली अमेंडमेंट है, 5 ईयर को आपको 10 ईयर करना है। चलें जी आगे। सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का है, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है। एनुअल रिटर्न के साथ बोर्ड रिपोर्ट अटैच होती है। तो रूल 12 में यह आया, एक प्रोवाइजो डाला गया है कि बोर्ड रिपोर्ट अटैच करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 92 याद कर लो, एनुअल रिटर्न है, हर कंपनी की बनती है, याद आ गया। एनुअल रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न दोनों में फर्क है। एनुअल रिपोर्ट है सेक्शन 122 में, जो लिस्टेड कंपनी की होती है, एजीएम की जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न है कि हर साल हर कंपनी अपने बारे में आरओसी को बताती है कि हमने लास्ट ईयर में कितने, कौन हमारे शेयर होल्डर हैं, कितने डायरेक्टर हैं, क्या क्या चेंजेस हुए, कितने हमने लोन लिए, क्या हमारे ऑडिटर्स हैं, कौन सेक्रेटेरियल ऑडिटर है, सबकी डिटेल जाती है। और अगर यही 2 साल तक ना जाए तो आरओसी इसको डोरमेंट कंपनी में डाल देते हैं। 3 साल तक हो गया तो और एक्शन आ जाते हैं। याद आ रहा है कि एनुअल रिटर्न फाइल ना करने के कितनी जगह पर नाम आता है कि कंपनी के ऊपर पेनल्टीज हैं या एक्शन हो सकते हैं, वो डिफॉल्ट में कंपनी आ जाती है अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही। तो एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न के साथ बोर्ड रिपोर्ट भी लगानी जरूरी होती थी। तो अब ये बोला गया कि अगर एक कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर या वेब लिंक दे देती है इन्वेस्टर को, तो उसको फिर अटैच करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक फालतू में डॉक्यूमेंट जा रहा है। तो बोर्ड रिपोर्ट में ये बोला गया, प्रोवाइडेड कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटैच एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न
विद द बोर्ड रिपोर्ट, सॉरी बोर्ड रिपोर्ट के साथ, इन फॉर्म MGT9 in case web link of such annual return has been disclosed in the board report in accordance with the subsection 3 of section 92 of the Company Act। मतलब बोर्ड रिपोर्ट के साथ, मैं उल्टा बोल रहा था, बोर्ड रिपोर्ट के साथ एनुअल रिटर्न के एक्सट्रैक्ट अटैच होते हैं। तो अब किस कंपनी को वो एक्सट्रैक्ट अटैच नहीं करने? अगर वो कंपनी उस बोर्ड रिपोर्ट एनुअल रिटर्न के लिंक को बोर्ड रिपोर्ट में डाल देती है और वो लिंक अवेलेबल है उसकी साइट पर। क्लियर जी? तो सिंपल सी बात है, MGT9 नीड नॉट टू अटैच विद द बोर्ड रिपोर्ट। MGT9 किसका था? एनुअल रिटर्न के का। तो एनुअल रिटर्न के एक्सट्रैक्ट को बोर्ड रिपोर्ट के साथ नहीं लगाना अगर आप ये वेब लिंक दे रहे हो तो। चलें आगे। सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? देखो CSR में थोड़ा सा चेंज आया और दोबारा फिर जनवरी में चेंज आ गया जो दिसंबर वालों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बट अभी तो अब हम जून वालों के लिए कर रहे हैं, हालांकि इसमें भी चेंज आ चुका है, बट अभी जून के लिए तो यही एप्लीकेबल है। CSR पॉलिसी की डेफिनेशन है रूल 2E में। सेक्शन 135 तो आपका CSR का है। CSR के जो रूल्स हैं उसके रूल 2E में CSR पॉलिसी की डेफिनेशन है। उसमें कुछ न्यू एडिशन किया गया है साथ में। क्या किया गया है? प्रोवाइडेड दैट, देखो CSR पॉलिसी कहता था एक्टिविटी टू बी टेकन बाय कंपनी इन एरिया और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, एक्सपेंडिचर देयर ऑन एक्सक्लूडिंग एक्टिविटी अंडरटेकन इन परसुएंस टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम ये देखते थे कि जब हम CSR के लिए कंपनी जो अपने फंड, जो भी कंपनी के ऊपर CSR के प्रोविज़न अप्लाई हो जाते हैं, वो पैसा निकालेगी। सबसे पहले तो वो एक बोर्ड कमेटी बनाएगी, CSR कमेटी, सेक्शन 135 बोलता था। फिर कमेटी वो पॉलिसी बनाएगी, वो खर्चा कहाँ करना है, वो डोनेशन या CSR का एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, वो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। दूसरा था कि वो कंपनी का, अगर जहाँ पर कंपनी ये डोनेशन या एक्सपेंडिचर कर रही है वो जिस नेचर ऑफ वर्क में कर रही है वो कंपनी का नेचर ऑफ वर्क में नहीं होना चाहिए। मान लो मेरा कॉलेज है, एजुकेशन है, मेरे ऊपर CSR अप्लाई हो गया तो मेरे पास जो प्रॉफिट आया और मेरे पास जो CSR का 2% 3 ईयर्स की एवरेज करके निकलेगा नेट प्रॉफिट का, वो मैं अब एजुकेशन पे नहीं खर्चूंगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन। तो मैं किसी और एरिया में खर्च करूंगा। क्लियर हुआ ये? तो वो वेलफेयर उसी एरिया में नहीं होगी जिसमें मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है। ये पहले था, अब ये अमेंड होकर चेंज हुआ। इसमें न्यू इंसर्शन क्या आया? ये बेसिकली कोविड के टाइम पर लाया गया है कि जो कंपनियां कोविड से रिलेटेड रिसर्च कर रही हैं, तो अगर कंपनी एंगेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मे अंडरटेक रिसर्च में development activity, new vaccine, drugs, medical device related to COVID-19 for financial year 2021, 21-22, 22-23. Subject to conditions, such research and development activities shall be carried out with collaboration with any institute organized mentioned in item 9 of schedule 7. वो भी अभी आ रहा है, देखो आगे। Detail of such activities shall be disclosed separately in annual report। मतलब हम ये पढ़ते थे सेक्शन 135 प्लस जो रूल्स थे कि अगर CSR का एक्सपेंडिचर होगा तो शेड्यूल 7 में जो एरियाज दे रखे थे डिफाइंड है जहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता, नॉट इन एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ कंपनी, कंपनी से नहीं हो सकता था। तो इसी का एक एक्सेप्शन आ गया, व्हेन कंपनी में स्पेंड CSR amount
even in his business activities area। तो पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, R&D हो रही है रिलेटिंग टू कोविड-19, कोई और नहीं, कोविड-18 17 भी एग्जामिनर डाल सकते हैं, कोविड-19 से रिलेटेड R&D हो रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, डिवाइस बन रही है, कोई इंजेक्शन बन रहा है, दवाई बन रही है, R&D कर रही है विथ इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड। अब इसका एग्जांपल देता हूं, सब क्लियर हो जाएगा, तो वो अलाउड है। सेकंड कंडीशन है फॉर ईयर, कितने हैं 3 इयर्स, गवर्नमेंट आगे एक्सटेंड करे तो करे, 2021 22 अभी चल रहा है, और 20 जो हालात चल रहे हैं वो लग रहा है कि भैया अभी तो फाइट और चलेगी, हो सकता है गवर्नमेंट इसको आगे एक्सटेंड कर दे। देखो अब क्या हुआ, जब कोविड आया तो कोरोना से रिलेटेड दवाई नहीं थी, ढूंढनी थी, कौन ढूंढेगा, जो दवाइयाँ बना रही है मेडिकल लाइन वाली कंपनी। अब रेनबेक्सी है, सीरम इंस्टीट्यूट आजकल आप सुन रहे हो, भारत बायोटेक नाम सुन रहे हो आप, सिप्ला सुन रहे हो, डॉक्टर रेडी, फाइजर, मॉडर्ना नाम सुन रहे हो, ये कंपनियों के जो वैक्सीन पर काम कर रही हैं। अब इन कंपनियों के लिए अचानक से नई वैक्सीन पे काम करना है तो R&D करनी है, पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने देखा 1 साल चली पूरी, तब जाके वैक्सीन आई है 7-8 महीने बाद। प्लांट लगाना है, एम्प्लॉयज रखने हैं, बिल्डिंग खरीदनी है, उस पर रिसर्चर्स को पैसा देना है, किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन करना है, तो अब ये खर्चा करना है जी। अब कंपनी इसके लिए लोन ले, कंपनी ने कहा मैं तो नहीं लेती जी, ऐसे तो सारी कंपनियां कहेंगी हम क्यों करें अचानक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि चलो मेरे से डोनेशन ले लो, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वो वैसे ही लॉकडाउन में इतना पैसा दे चुकी थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे पास CSR का पैसा पड़ा है ना, वो तुमने डोनेट ही तो करना था, तो अपने आप को डोनेट कर लो, कोई बात नहीं, अपने एरिया ऑफ एक्टिविटीज में काम कर लो, बट प्रोवाइडेड वो कोविड-19 से रिलेटेड वर्क होना चाहिए। तो आप अपने काम पर खर्चा कर लो, और जो CSR की आपने डोनेशन करनी थी वो आप अपने आप पर ही कर लो। ये है क्रक्स सारा इस प्रोवाइजो का। पढ़ें दोबारा। कंपनी एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, आगे सब इंजेक्शन, सिरिंज कुछ भी बन रही है, वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, इन देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो मेडिकल लाइन वाली कंपनियां आ गई। न्यू वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल रिलेटेड टू कोविड-19, अब 19 की जगह 18-17 कर दिया तो वो मत करना, कोविड-19 जरूर ध्यान से रखना, और फाइनेंशियल ईयर ये 3। ये जो होगा कोलैबोरेशन किसके साथ होगी, जो इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है शेड्यूल 7 में, और इसमें भी अमेंडमेंट आई है, अभी कराऊंगा, और ये एक्टिविटी एनुअल रिपोर्ट में कंपनी डिस्क्लोज करेगी। क्लियर हुआ जी। एनुअल रिपोर्ट कौन सी, CSR की। चलें आगे। अब आया शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में जो यहाँ पर बोला गया था ना क्लॉज 9, वो देखो यहाँ पर आ गई। ये बोला गया था ना कोलैबोरेशन किससे करेंगे, वो आ गई। तो इसमें फॉलोइंग आइटम एंट्रीज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, इनको चेंज किया गया कि कंट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ अब दिए जा सकते हैं, किस किस के साथ कोलैबोरेशन किया जा सकता है। इनक्यूबेटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। इनक्यूबेटर्स कौन होते हैं भाई, जो एक तरह के कंसल्टेंट भी होते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं, कंसल्टेंट एडवाइजर भी होते हैं, जो न्यू एरिया, स्टार्टअप्स, न्यू डेवलपमेंट, न्यू इन्वेंशंस को प्रमोट करने के लिए हेल्प करते हैं, न्यू बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं। तो ये कोविड-19 की वैक्सीन भी तो एक तरह की नई इन्वेंशन थी, तो उनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। पैसा कौन दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या कोई भी जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो भी दे रहे हैं और कंपनी भी दे रही है।
आप मतलब आप ये CSR का पैसा खुद नहीं खर्च रहे तो इन लोगों को भी दे सकते हो। सेकेंड, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल लेबोरेटरीज, ऑटोनोमस बॉडीज, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब मान लो डॉक्टर रेड्डी है, वो कह रही है मेरे से वैक्सीन नहीं बन रही, मेरे पास CSR का पैसा पड़ा है, तो मैं किसी दूसरी मेडिकल कंपनी को दे दूं, तो सेम बिजनेस की एक्टिविटी हो गई, नहीं दे सकती थी कंपनी। बट यहां पर अब वो इन लोगों को पैसा दे सकती है या इनके साथ एसोसिएट होकर उस पैसे को खर्च करके रिसर्च कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, देखो कितना वाइड किया गया इसको, ये पहले वर्ड नहीं थे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये जो पहला था इसको सारे को काट दिया गया, ये सारा काट कर रीस्ट्रक्चर किया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इसके साथ। आपको मेन याद करना है इंक्यूबेटर, रिसर्च डेवलपमेंट, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। अब इंजीनियरिंग क्यों आ रही है? वेंटिलेटर्स इंजीनियरिंग का काम है, ऑक्सीजन सिलेंडर इंजीनियरिंग का काम है, उसमें दवाई भरी जा रही है, वो मेडिसिन हैं, तो ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। बट वो इंक्यूबेटर कौन होने चाहिए, जिनको पैसा कौन दे रही है? गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है वो, या स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कोई सब्सिडरी है। कंट्रीब्यूशन, ये तो हो गया, आप किसी के इनको कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, प्लस इन लोगों को भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, क्लियर हुआ जी? ये एक और है रूल 6 में। रूल 6 में क्या है? ऊपर वाली बात का ही खत्म किया गया कि रूल 6 कहता था कि कंपनी अपनी बिजनेस में एरिया में कोई भी CSR एक्टिविटी नहीं करेगी, तो यहां पर क्लैश हो रहा था, तो इस रूल को पूरा का पूरा काट दिया गया। क्लियर हुआ कि इस रूल को काटने का पर्पस क्या आया कि ये अब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस एरिया में एक्टिविटी कर रही है तो वो अलाउड है। और ये प्रोवाइजो पूरा कट गया तो फर्दर वर्ड को काटा गया। अब एक प्रोवाइजो रह गया रूल 6 के साथ, दूसरा प्रोवाइजो को हटा दिया गया और शेड्यूल 7 में हमने अलाउ कर ही दिया CSR पॉलिसी के साथ। क्लियर हुआ जी? देखो रूल 6 क्या कह रहा है, CSR पॉलिसी। हमने क्या पढ़ा पहले यहां पर? CSR पॉलिसी में क्या किया गया, देखो मैं दोबारा आपको एक बार बता दूं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, CSR पॉलिसी में ये एरिया ये डाले कि यहाँ पर आप काम कर लो, चाहे वो आपके बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है तो भी आप यहाँ पर खर्चा कर सकते हो, यहाँ पर डोनेशन दे सकते हो, कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। फिर शेड्यूल 7 में चेंज किया गया कि जहाँ आप खर्चा करोगे वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, उस लिस्ट को चेंज किया गया, उस लिस्ट को और एलेबोरेट किया गया। ये लोग नए और डाले गए कि जो भी आए इस टाइम पर तो है भाई, तू दवाई ला कोविड की, जो भी ला। अगर आपको यहाँ पर किसी को भी ज़रूरत है कोविड की दवाई की तो आपको दवाई मिले। अगर मान लो आज की डेट में आपको जनरल कोई और बीमारी है, आपको कहा जाए होम्योपैथिक ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, नहीं यार टाइम लगता है हमें, तो एलोपैथिक ठीक है, तो हम एलोपैथिक ले लेते हैं, हमारे पास चॉइसेस हैं। कोविड-19 की, कोरोना वायरस की तो कोई दवाई है नहीं। अब इस टाइम आपके पास कोई भी पर्सन आ गया कि ये दवाई है भाई, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। अब वो आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, भाड़ में जा, तू दवाई दे, कोरोना से जान छुड़ा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा तुम भी आ जाओ भाई, तुम भी करो, तुम कोई दवाई ले आए, तुम भी भला करो। तो गवर्नमेंट ने इस लिस्ट को चेंज किया, इन लोगों को लगाया कि आप इस प्रमोशन पर आओ। तो इसलिए जो पहले वाली लिस्ट थी इसको काटकर नई लिस्ट को बनाया गया। तो सबसे पहले तो CSR पॉलिसी में इसको ऐड किया गया। दूसरा शेड्यूल 7 से इसको और एक्सपेंड किया गया कि जिन कंपनियों के पास पैसा पड़ा है, मेडिकल लाइन वाली, वो कोविड में काम नहीं कर रही बट यहाँ पैसा दे दें तो उनकी CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। रूल 6 में क्लैशिंग आती थी कि रूल 6 कहता था कि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी में काम नहीं करोगे, तो ये प्रोवाइजो को बिल्कुल हटा दिया गया और दो में से एक प्रोवाइजो रह गया तो फर्दर वर्ड को भी हटा दिया गया। क्लियर हुआ जी? तो इसकी सारी लिंकेज बनी CSR की। चलूँ आगे।
अगला अब आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसको मैंने लास्ट दिसंबर 20 में, याद करो, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर काफ़ी मैंने आपको पूरी स्लाइड बनवा दी थी शायद। ये देखो, इसके पूरे नोट्स आपके पास बने हुए हैं। मैं अगर आपको ढूंढ के दिखा दूं, आप जब क्लास देखोगे ना तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। वैसे चलो वो स्लाइड है नहीं, आप वीडियो में देख लेना। मैंने इसकी पूरी बनाई थी कि ये नया रूल आया था, रूल 6। मैं आपको बैकग्राउंड से ले जाता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन पढ़ते हो कि किन किन कंपनियों को इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है। ये आप पढ़ते हो कि एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अनलिस्टेड पब्लिक विद पेड अप PTL 10, 100 और 50। ये भी पढ़ते हो आप कि एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। 1/3 या मिनिमम 2, ये सब वही का वही है, कोई चेंज नहीं है। अब बात आई कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में आ रहा है, हमने ये समझा कि वो कंपनी वालों से कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, प्रमोटर का नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर का नहीं होना चाहिए, KMP से रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। अब कंपनी जिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है, बोर्ड मीटिंग में वो बैठा है, उसके पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए, उसको फीस तो देनी पड़ेगी, रेम्युनरेशन तो देना पड़ेगा। तो क्या उसको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं? कंपनियों को प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इंडिपेंडेंट रखने के लिए तो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती कर दी कि आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है ताकि आपके ऊपर वॉच रखी जाए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब हम क्या समझते हैं? दे आर वॉच डॉग ऑन कंपनी। अब वो लोग वॉच तो रख रहे हैं, बट जिस कंपनी में बैठे हैं उस कंपनी के बिजनेस के नेचर को ही नहीं जानते, उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो क्या सिर्फ कंपनियां तनख्वाह देती रहें? दूसरा, वो क्या डिटेक्ट कर पाएंगे, वॉचडॉग क्या बन पाएंगे जब उनको कंपनी के बिजनेस का ही नहीं मालूम, उनको टर्म्स का ही नहीं मालूम। अब मान लो एक IT कंपनी है, इन्फोसिस, TCS, वहां पर डायरेक्टर बैठा बोर्ड मीटिंग में, वहां पर IT की बात हो रही है और डायरेक्टर है आर्ट्स और कॉमर्स वाला, हम जैसा। हम तो यही देख रहे होंगे क्या हो रहा है IT में, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्राम की बातें हो रही हैं। एक बंदा पहुंच गया डॉक्टर रेड्डी, रेनबैक्सी में, सिप्ला में, सन फार्मा में, वहाँ पे बैठा है और वो कॉमर्स या आर्ट बैकग्राउंड का है, वहाँ पर बात हो रही है मेडिकल टर्म्स की, क्या समझ आएगी उस बंदे को? तो ये कंपनियां परेशान हो रही थी कि गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कंपलसरी करवा दी है, बट इनको नॉलेज तो हो और कंपनी को पता तो हो कि ये मेरे लायक है या नहीं है। इसके लिए रूल 6 लाया गया था कि जो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं ना, पहले इनका टेस्ट लो कि इनमें अकल है या नहीं, सिर्फ डायरेक्टर बनने के लिए आ गए। तो इनको आप, ये रूल 6 में बोला गया था कि आप का एक डाटा बैंक बनेगा। सेक्शन 50 याद करो, डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कि कंपनी वहां अप्रोच कर सकती है। वो डाटा बैंक होगा तो उसके लिए उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट में वो पास होते हैं तो ही वो एलिजिबल होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। एक MCQ टाइप क्वेश्चनेयर होंगे उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए, और उस टेस्ट की पासिंग परसेंटेज होगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा, गवर्नमेंट का अपॉइंटेड इंस्टीट्यूट होगा। ये सब हम बात कर चुके हैं। अब इसमें बार बार चेंजेस आए, वो भी ड्यू टू कोविड ही आए हैं। अब रूल 6 में चेंज क्या आया है वो देखते हैं हम डायरेक्ट। देखो, सेक्शन 150 सबसेक्शन 3 कहता है डाटा बैंक सबसेक्शन 1 में बनेगा और एज में भी प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब किस में कर दिया गया? रूल 6 में। तो जो भी पर्सन, कंप्लायंस किसको करनी है? बाय अ पर्सन हु इज विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है उसको आपको कुछ कंप्लायंस करनी है। पहला, जो पहले से अपॉइंटेड हैं उनको 10 महीने का टाइम दिया गया था कि आप ये कंप्लायंसेस करो, बट वो 10 मंथ को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 13 मंथ। दूसरा, एवरी इंडिविजुअल जिसका नाम डाटा बैंक में है उसको ये पास करना था प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ये था जब से ये रूल एप्लीकेबल हुए 1 ईयर, जिसको बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है? 2 ईयर। दिस इज अमेंडमेंट
तो पहली अमेंडमेंट क्या आई कि जो भी पहले से लोग बैठे हैं, ये रूल जब एप्लीकेबल हुए तो उनको 10 मंथ का टाइम की जगह कितना कर दिया गया, 13 मंथ। उनको जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना था 1 ईयर का टाइम बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2 ईयर्स। किसको टेस्ट नहीं देना, ये एक एग्जेम्पशन थी। तो इसमें किसको टेस्ट नहीं देना, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। ये तो वही की वही है कि किसको टेस्ट नहीं देना, कि अगर वो पहले से डायरेक्टर और केएमपी है किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, अनलिस्टेड पब्लिक में जिसकी पेड अप 10 करोड़ है, बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या मनी लॉन्ड्रिंग या आईओएसयू से अटैच्ड है, वो कंपनी इंडिया से बाहर की है अगर, तो इन लोगों को वो टेस्ट नहीं देना था। ये एग्जेम्पशन थी टेस्ट देने की। किस किस को, जो पर्सन कहीं डायरेक्टर और केएमपी है लिस्टेड कंपनी में, या अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप 10 करोड़ है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो उस कंट्री से है, वो कंट्री एफएटीएफ, मनी लॉन्ड्रिंग, आईओएसयू की मेंबर है। एफएटीएफ जानते हो, जैसे पाकिस्तान का नाम सुनते हो कि ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में अगर किसी कंट्री पर यह आ जाए कि वो कंट्री टेररिज्म में ज़्यादा पैसा खर्च रही है, ड्रग्स में ज़्यादा पैसा खर्च रही है, या स्मगलिंग को सहारा दे रही है, टेररिज्म को सहारा दे रही है, तो उस कंपनी को वर्ल्ड बैंक या दूसरी एजेंसीज पैसा देना बंद कर देती हैं। तो उसकी एक ग्रे लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट का मतलब है कॉशन लिस्ट है कि इस कंट्री से डील मत करो, और ब्लैक लिस्ट का मतलब है कोई भी उस कंट्री को कोई पैसा नहीं देगा। तो आप पाकिस्तान के बारे में बार बार सुनते हो, अब फिर उनकी डेट एक्सटेंड हो गई है, फरवरी में वो बच गए, अब उनको अगस्त सितंबर तक का टाइम मिला है कि अपने आप को सुधार लो, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आपको कोई भी वर्ल्ड की कंट्री पैसा नहीं देगी फिर। दूसरा आईओएससी होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ये होती है कि एक जैसे फिक्की है इंडिया की, ऐसे ही वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटीज मार्केट की एक एसोसिएशन बनी हुई है। सिक्योरिटी लॉ वाले बच्चे बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं। तो वो एसोसिएशन बनी हुई है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करने जाता है स्टॉक मार्केट में, तो वो कंट्रियां इस एसोसिएशन की मेंबर बन जाती हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को डील करती हैं। तो यहाँ पर अगर वो डायरेक्टर है तो उसको सेल्फ एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना। मतलब अगर मैं आज किसी भी डायरेक्ट कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूँ या केएमपी नहीं हूँ, या मैं लिस्टेड कंपनी में नहीं हूँ या अनलिस्टेड पब्लिक में नहीं हूँ, सिर्फ प्राइवेट में डायरेक्टर हूँ, और मैं किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो मुझे ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। और अगर मैं किसी रिलायंस इन्फोसिस जैसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, या किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर हूँ जिसकी पेड अप 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या मैं किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ जो कंपनी बाहर की है या बाहर से एफएटीएफ आईओएससीओ से अटैच्ड है, तो भी मुझे सेल्फ एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना। उसके बाद कोई भी कंपनी बाहर की जिसकी पेड अप कैपिटल $2 मिलियन है, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप एज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अगर मैं किसी गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर हूं तो भी मेरे को टेस्ट नहीं देना। उसके बाद ये सारे डिपार्टमेंट हैं कि कहां कहां से मैं आ रहा हूं तो मुझे टेस्ट नहीं देना। ये तो आया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर इन मिनिस्ट्री से कोई पर्सन आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना तो उसको भी टेस्ट नहीं देना। सेबी का चीफ जनरल मैनेजर है, आरबीआई के हैं, आईआरडीआर के हैं, उनको भी ये टेस्ट नहीं देना। फिर यहां पर प्रोवाइजो दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ 3 ईयर रेफर्ड इन द फर्स्ट प्रोवाइजो और एनी इंडिविजुअल एक्टिंग डायरेक्टर केएमपी और 2 और मोर कंपनी सेम काउंटेड वंस। ये आप मेरे नोट्स आप देखोगे तो ये सारी डिटेल उसमें मिल जाएंगी आपको। क्लियर हुआ जी? मतलब अगर मैंने यहाँ पर इन जगहों पर 3 साल का टाइम बिताया है तो मुझे प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना। और अगर टेस्ट देना है तो पासिंग नंबर कितने हैं, लोचा है यहाँ। जैसे आप भी पास होने के लिए 40 इंडिविजुअल सब्जेक्ट में चाहिए, 50 आपको एग्रीगेट चाहिए, तो इस टेस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले कर दिया था 60%, जिसको कम करके किया है 50%। दिस इज अमेंडमेंट। और ये सारा ऊपर का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है और साथ में ये मेन चेंज हुआ है कि अब 60% नहीं चाहिए। पासिंग पर कितना आ गया, अब हमारे बराबर आ गया भैया, 50% वाला CACS बन सकता है, तो 50% पास कर ले। इस टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे, और इस टेस्ट में क्वेश्चन क्या होते होंगे, कंपनी लॉ से रिलेटेड।
तो उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो 50% पासिंग मार्क्स किया गया है। और जो ये पहले वाला स्ट्रक्चर था ये सारा चेंज होकर ये पहले ये सिर्फ 3 चीज़ें थी, उसमें ये और बढ़ा दी गई हैं। मैं नोट करवा देता हूँ आपको, इसका अगर कंक्लूजन निकालूं तो व्हेन इसमें ऑनलाइन कब टेस्ट, इसको हम ऐसा करते हैं, इसकी हेडिंग कर देते हैं फॉर आईडी। तो एवरी पर्सन desire to be appointed to pass the test with 50% marks। ये क्लियर हुआ। एग्जेम्पशन, इफ, यहां पर अब देखो क्या लिखा था, has served for 3 or more years in following: नंबर 1 एज डायरेक्टर और केएमपी। किस में था? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक, 10 करोड़ और मोर पेड अप है जिसकी, बॉडी कॉरपोरेट, फ्रॉम कंट्री, मेंबर ऑफ FATF या ISO CO। ये आया देखो। और उसके बाद बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया with $2 million पेड अप शेयर कैपिटल और मोर है। यहां तक क्लियर हुआ? ये 4 चीजें आई। फिर स्टैचुरी कॉरपोरेशंस, कौन सी? पार्लियामेंट वाली और स्टेट लेजिस्लेचर। और
स्टेट लेजिस्लेचर, ये शॉर्ट में आप लिख लोगे, मैं लिख रहा हूँ, बाकी नोट्स में आपके है ही है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअल में चेंज क्या है। तो ये चेंज हुआ सारा, एक तो ये 50% और ये एग्जेम्पशंस न्यू आ गई, ये 60% कट हुआ और उसकी जगह 50 हो गया, और ये नई लिस्ट बन गई स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस। उसके बाद देखो डायरेक्टर और अबव, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और मैटर कौन से हैंडल कर रहा था वो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड। तो इस लिस्ट को नीचे और लिखते हैं। डायरेक्टर और अबव पोजीशन ये नंबर 2 में आ गई इन एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, और क्या था जी, विद experience of handling matters company law और सिक्योरिटीज लॉ। यहाँ तक भी क्लियर हुआ जी आपका कि डायरेक्टर एंड अबव पोजीशन वाला इन डिपार्टमेंट्स में। अगला क्या आया, चीफ जनरल मैनेजर और अबव। ये नए आए हैं सब, किन में, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड्स विद एक्सपीरियंस इन कंपनी लॉ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, या सिक्योरिटीज लॉ। ये आपका आ गया। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर दो कंपनियों में एट ए टाइम डायरेक्टर था, तो एक कंपनी में 1 साल था, एक में 2 साल था, तो वो क्या वो 2 साल काउंट हो जाएंगे? नहीं, 1 ही साल काउंट होगा, ये ध्यान रखना। ये अब आप पढ़ोगे तो आगे का समझ आ जाएगा। 50% मैंने करा दिया, ये डिलीट हो गया। तो मेन इसमें क्या चेंज आया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट था पहला, तो ये रूल जो एप्लीकेबल हो गए, और जो पहले से अपॉइंटेड थे उनको कितने महीने का टाइम मिला, 10 मंथ का बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 13 मंथ, कि ये रूल्स के अंडर आएंगे वो। उसके बाद टेस्ट पास करने के लिए टाइम दिया गया। जो लोग पहले से डाटा बैंक में थे या अभी डाटा बैंक में आ रहे हैं तो टेस्ट पास कर लो। पहले 1 साल का टाइम था, अब 2 साल हो गया। किसको टेस्ट नहीं देना? अगर उन्होंने 3 साल किसी भी लिस्टेड कंपनी में एज अ डायरेक्टर और केएमपी, या अनलिस्टेड कंपनी में जिसकी पेड अप 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो एफएटीएफ और आईएससीओ की मेंबर है, या कोई कंपनी बाहर की है बट उसकी पेड अप कैपिटल $2 मिलियन है,
या कोई स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो अगर वहाँ पर वो एज अ डायरेक्टर और केएमपी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड आया कि डायरेक्टर है किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, हैवी इंडस्ट्री, कॉमर्स, उसमें कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटी लॉ के मैटर देख रहा हो, अदर कोई और मैटर देख रहा है तो अलाउड नहीं है, टेस्ट देना पड़ेगा। चीफ जनरल मैनेजर या उससे ज़्यादा की पोजीशन सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, इन सब में है तो, और एक्सपीरियंस वाइज कंपनी लॉ मैटर और सिक्योरिटी लॉ का। अगर कहीं पर 1 साल काम किया, कहीं पर 2 साल काम किया तो वो 3 साल नहीं हो जाएंगे। टेस्ट पास करने के लिए कितना पीरियड माना जाएगा? 50% मार्क्स चाहिए। चलें जी आगे, क्लियर ये। चलो अगला अमेंडमेंट है सेक्शन 173, मीटिंग ऑफ बोर्ड्स। ये भी बेसिकली कोविड से रिलेटेड है कि जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करते हैं, सब सेक्शन 2 कहता है कि डायरेक्टर ऑडियो विजुअल मीन से आ सकते हैं। रूल 4 कहता है कि कौन कौन से मैटर ऑडियो विजुअल मीन से नहीं हो सकते, ये सब वही का वही है। यहां पर एक आया, इसमें एक एक्सटेंशन दी गई थी, फॉलोइंग मैटर शैल नॉट बी डील्ड। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से मैटर ऑडियो विजुअल मीन से नहीं हो सकते। बट कोविड के टाइम पर 30 दिसंबर तक का टाइम इन मैटर्स के लिए दिया गया था कि आप ये मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन से कर सकते हो, क्योंकि कोविड लॉकडाउन की सिचुएशन थी। तो 30 दिसंबर का टाइम था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30 जून। तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिन मैटर्स पर नहीं हो सकती, जिन मैटर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती थी, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले 30 दिसंबर तक किया था, जिसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 30 जून तक। ठीक है जी, आए आगे। अगला, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। ये मर्जर और अमलगामेशन से रिलेटेड है। मैं अपने बच्चों को गूगल ड्राइव पे इसकी एक नई क्लास भी डालूंगा और प्राइवेट लिंक भी दूंगा, वेट करना थोड़ा सा इसके लिए। वो एक क्लास करप्ट हो गई थी तो वो शायद कुछ बच्चों की ड्राइव में पूरा कंटेंट नहीं है, तो ये सेक्शन 35, 36 वहाँ पर वो वाली क्लास मिसिंग है। तो मैं आपको यहाँ पर ही बता रहा हूँ, घबराना मत कि ये हमारे को पास है नहीं या पढ़ना नहीं है। मैं इसका अलग से आपको ग्रुप में भी दूंगा PDF, और इसकी क्लास भी दूंगा अलग से, और विद इन 2-3 डेज आ जाएगी। अभी चाहे आप इस अमेंडमेंट को छोड़ देना जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली हुई है, जब मैं क्लास भेजूंगा उसके बाद करना। रूल 26 है, देखो, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। जब भी मर्जर अमलगामेशन होता है तो 90% से ऊपर जिस कंपनी ने, एक्वायरर ने दूसरी कंपनी के शेयर ले लिए, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग रह जाती है 90% से कम वाली। तो मान लो वोडाफोन ने आइडिया को टेक ओवर किया, तो टेक ओवर किया, शेयर ले लिए, या अमलगामेशन हुआ तो शेयर एक्सचेंज हुए। उससे एक्सचेंज से क्या हुआ कि जिस कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी थी, उसके शेयर्स, शेयर होल्डर की एक्सचेंज रेशो में शेयर्स कम रह गए। उससे क्या हुआ, वो नई कंपनी में एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर माने गए, उनकी वोटिंग पावर कम हो गई। तो उसके लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर अपने शेयर बेचना चाहें तो वो दे सकते हैं। एक्वायरर कौन है यहाँ पर? जो कंपनी टेक ओवर कर रही है या अमलगामेट होने जा रहे हैं हम जिसके साथ मर्जर होने जा रहा है, या कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट होता है कि एक्सचेंज ऑफ शेयर्स होता है। तो इस पे ये रूल, नया रूल आया है कि कंपनी 2 वीक के अंदर एक्वायरर से पैसा ले लेगी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर की एक लिस्ट बनाएगी कि कौन कौन से लोग हैं जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं। उस वेरिफिकेशन के बाद उनको नोटिस भेजेगी कि आप अपने शेयर देना चाहो तो हमें वापस दे सकते हो। तो वो कट ऑफ डेट डालेगी, किस डेट तक होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से उनको लेटर जाएगा, नोटिस जाएगा, और उनको वो डीमेट अकाउंट बताएगी कि जहां पर वो अपने शेयर दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो शेयर एक्वायरर के पास जाएंगे और एक्वायरर उनके शेयर खरीद लेगा और पैसे दे देगा। जैसे लाइक डिसेंटिंग शेयर होल्डर में भी होता था, आपने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं, तो प्रमोटर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। इसी तरह माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नोटिस जाएगा। जो नोटिस उन शेयर होल्डर्स को गया, उसकी कॉपी पब्लिश होगी न्यूज़पेपर में, और एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड,
उसी कॉपी को कंपनी न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करेगी। बहुत सिंपल सा है ये, आप कंसेप्ट को समझ जाओ बस। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर एक किसी कंपनी का मर्जर, अमलगामेशन या टेक ओवर या कोई भी कंप्रोमाइज़ और अरेंजमेंट होता है और उस न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण पुरानी कंपनी के, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर माइनॉरिटी में आ जाते हैं, 90% से ज़्यादा अगर न्यू लोगों के हो जाते हैं, एक्वायरर के हो जाते हैं, तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर देगी कि आपको शेयर देने हैं तो दे दो। नोटिस जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जाएगी। उसके बाद डिपॉजिटरी को बताया जाएगा जी ये लोग शेयर देंगे तो आप वापस ले सकते हो, पब्लिकेशन और नोटिस के बाद। कॉर्पोरेट एक्शन, जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह आ रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा, उसका क्या इफेक्ट आएगा उनकी शेयर होल्डिंग पर। माइनॉरिटी शेयर जिनके डीमेट में हैं उनको नोटिस की कॉपी जाएगी, कंपनी पे करेगी उसके लिए, शेयर होल्डर शैल बी पेड बाय द कंपनी। जब ये कॉर्पोरेट एक्शन, इसको कॉर्पोरेट एक्शन बोला गया है जो ये प्रोसेस चल रही है, या कोई डिविडेंड इंटरेस्ट पेमेंट था या कोई पेमेंट ड्यू थी तो वो भी बैलेंस उनको दिया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की रहेगी और उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई तो वो भी कंपनी देगी। जैसे आइडिया अगर वोडाफोन में जा रहा है तो आइडिया के शेयर होल्डर माइनॉरिटी में आ रहे हैं तो आइडिया की जिम्मेवारी बनेगी ये इस सारे शेयर ट्रांसफर के लिए, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर ट्रांसफर होकर एक्वायरर के पास जाएंगे और उसको पैसा मिलेगा। तो ये सारा काम बोर्ड रेजोल्यूशन से ऑथराइज किया जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी या किसी अदर पर्सन को जो इसको हैंडल करेगा। डिपॉजिटरी वो सारे शेयर्स की ट्रांसफर को देखेगा और जब ये सारा ट्रांसफर हो जाएगा, जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर्स दे देंगे तो सारा पैसा उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो एक्वायरर से आया गया है। एक तरह से माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर खरीदे जा रहे हैं। जब ये पेमेंट हो जाएगी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को तो कंपनी इन्फॉर्म करेगी डिपॉजिटरी को, डीमैट अकाउंट एक्वायरर का सारा क्रेडिट होगा। अगर किसी कारण से कोर्ट ने रोक लगा रखी है ट्रांसफर पे, मतलब किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर आने थे और उस पर कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने, जैसे नीरव मोदी हैं, विजय माल्या हैं, भाग गए, इनके शेयर इंडिया में हैं, उनके ऊपर अब ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉक जो उनके शेयर्स पर है या उनके अगेंस्ट कोई लोन लिए गए थे तो डिपॉजिटरी उनको ट्रांसफर नहीं करेगा। उस केस में उनको पैसा नहीं मिलेगा और कट ऑफ डेट होगी। अगर हॉलीडे आ रहा है तो अगला दिन एक्सटेंड हो जाएगा। कट ऑफ डेट दी जाएगी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कि आप इतने दिन के अंदर हमें शेयर्स दे दो। सपोज वो 10 डेज में की डेट है तो 10 डेज में शेयर आ गए, तो अगर 10th डे पर छुट्टी आ रही है तो वो डे आगे एक्सटेंड होगा, कम नहीं होगा। बहुत सिंपल सा रूल है कि कंपनी को ये सारा प्रोसेस देखना है, लेटर भेजने हैं, उनसे शेयर मंगाने हैं, उनको पैसा देना है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करनी है और अगर उन शेयर्स पर किसी तरह की रोक थी तो उसको पैसा नहीं देना। क्लियर जी? अब यहाँ तक के तो थे मेन सेक्शन जिनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस थे या हमें समझने की ज़रूरत थी। आगे वाली चीज़ आप खुद समझ जाओगे, करो ना करो आपकी मर्जी है। सारे ये पेनल्टीज़ हैं। जैसे सेक्शन 8 एनपीओ, इसमें पेनल्टी चेंज हुई, ये पेनल्टी चेंज हो गई, इम्प्रिजनमेंट हट गई, 3 इयर्स की सिर्फ क्या रह गया, फाइन। मैंने बोला ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सारी पेनल्टीज को, मोस्टली पेनल्टीज में इम्प्रिजनमेंट हटाई गई है, फाइन्स रीस्ट्रक्चर किए गए हैं। जैसे 25 लाख और दोनों लग जाता था, जेल भी अब सिर्फ 25 लाख तक का फाइन रहेगा और 25,000 फाइन आ गया। 25,000 से 25 लाख तक इम्प्रिजनमेंट को काट दिया गया। ऐसे ही सेक्शन 40 स्टॉक एक्सचेंज पे जो डील लिस्टिंग करानी है, लिस्टिंग की कंप्लायंस नहीं हो रही तो इसको हटाया गया। तो ये मेरे को नहीं लगता कि मैं आपके लिए इतना कुछ यहाँ पे टाइम लगाऊं, अपना भी और आपका भी, तो ये बड़े इजीली आप कर लोगे। मैंने साफ लिख दिया, जैसे 48(5) में वेरिएशन में पूरा का पूरा ये सबसेक्शन कट गया। ये आपको सिर्फ बुक में चेंज करना है। 56 ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन में ये पेनल्टी कटकर सिर्फ रह गई है 50,000। तो यहाँ पर ये इतनी लंबी पेनल्टी थी, उसको हटाकर सिंपल किया गया। 59 में रजिस्टर ऑफ मेंबर में रेक्टिफिकेशन, ये सारा काट कर पूरा सेक्शन ही, सबसेक्शन ही डिलीट हो गया। सेक्शन 64 में अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का बारे में बात की गई, पेनल्टी को रीस्ट्रक्चर किया गया। तो ये सब पेनल्टीज़ मैंने यहाँ पर डाल दी हैं और पेनल्टी से रिलेटेड मैं नहीं कराऊंगा, ये अब आप खुद देख सकते हो। करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉक्सी, फिर भी मैं देख लेता हूँ कि कोई अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। सब पेनल्टीज़ की हैं ये। अब आप इसको आपको सिर्फ अपनी बुक में करेक्ट करना है और चेक करना है, मुझे अभी इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कोशिश अमेंडमेंट क्लास आपके काम आएगी। और अब आप लग जाओ बहुत अच्छी तरह से। दिसंबर 20 में जो थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको भी कर लो बहुत अच्छी तरह से। और सेकंड, प्रैक्टिस पेपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला है वो अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। जहाँ भी अपलोड होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस साइट पर अपलोड हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सपर्ट बनों पर ही अपलोड हो, वो मैं आपको नोटिफाई करूंगा कि नई साइट आ रही है हमारी एक, उसके ऊपर जाएंगे ये। तो वहाँ पर मैं आपको एड्रेस दूंगा, वहाँ पर ये सारा आपको फाइल्स मिल जाएंगी। और विवेक गाबा सर की तो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर तो मैं दे ही दूँगा। तो अभी आप यहाँ से पढ़ोगे और अपना फीडबैक, डाउट, क्वेरी जो भी हैं आपकी ऑलवेज़ वेलकम है। कोई भी प्रॉब्लम है ऑलवेज़ वेलकम है। और भगवान से अगेन मेरी दुआ है कि ये थोड़ा सा जो टफ टाइम है उसमें एक विनर होके निकलें हम सब। भगवान सबको अच्छी सेहत दे, अच्छी ज़िंदगी दे, और बचाव हम करें, डू एंड डोंट्स को फॉलो करें। वैक्सीन के लिए घर वालों को मनाएं जो नहीं मान रहे। मैंने भी लगवा ली है, 45 प्लस हो चुका हूं तो मैंने भी लगवा ली। 1 अप्रैल को खुली थी, मैंने 2 को ही लगवा ली। तो इसमें बिल्कुल हिच मत करो। लोग डर रहे हैं बट हमारे पास जो हो सकता है वो तो करें। तो प्लीज़ मेक श्योर अपना डू एंड डोंट्स को फॉलो करो। एग्ज़ाम चांसेस हैं एक्सटेंड नहीं होंगे, और अगर नहीं होते तो आपको पढ़ना है, तैयारी करके चलनी है, और कोविड रूल्स को फॉलो करके जैसे भी हो सकता है फॉलो करना है। तो मेरी बहुत सारी ढेर सारी विशेष आपकी सफलता के लिए, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। भगवान करे आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, और बाकी भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जहाँ भी मुझे अमेंडमेंट लग रही है, मॉड्यूल में चेंजेस है, उसकी क्लास आपके पास आ जाएगी। मेरे से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है कि कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नया है तो वो आपको ज़रूर दिया जाएगा, चाहे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में कुछ चेंज किया है, चाहे इंस्टीट्यूट ने कोई अमेंडमेंट को नोटिफाई किया है। तो अमेंडमेंट तो करा ही रहे हैं, मॉड्यूल वाली भी सब साथ साथ हो रही हैं। बस आप अपना भरोसा करो मुझ पर और लगे रहो, भगवान पर भरोसा करो, सब बढ़िया होगा। ठीक है जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।